पहले तो वो लोग फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने पकड़ लिया विद एविडेंस, तो वाइफ ने बोला कि इसने मुझसे मेरा रेप किया। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, इतना ज्यादा अपने आप को ओवर ऑक्यूपाई कर लिया, इतने ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए, इतने ज्यादा करियर एम्बिशियस हो गए कि व्हाट्सएप पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मैसेज क्या करते रोज, मैंने आज इतना EMI पे किया, तू इतना EMI पे कर। ट्रिपल तलाक बैन है, जो ट्रिपल तलाक लोग देते थे एक ही बार में तलाक तलाक तलाक, हाँ। ये कहीं से साबित नहीं है, इसे शरीयत भी मना करती है, ये कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है, ना ही ये कहीं से प्रूव होता है कि 3 बार तलाक बोल तलाक होगी। तो ये एक्चुअली एक मतलब एक बारीकी है, वो मेडिकल टर्म वाले आपको बहुत क्लियरली बताते हैं, वो एक रिपोर्ट बनती है 18-19 पेज की, उस रिपोर्ट के थ्रू बताया जाता है कि कितना फोर्स यूज हो, लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए कितनी बार उसे पुश किया। नाम सुना है मैंने हलाला का, तो ये हलाला किस केस में लिया जाता है और उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, पहली बात तो हलाला कोई शब्द है ही, फीमेल अपने पेरेंट्स को वो पार्ट बताती ही नहीं जो इशू का है, वो बताती है कि जिस पॉइंट में मेरे पेरेंट्स मुझे फुल्ली सपोर्ट करें, मतलब अपने साइड के जितने भी लो पॉइंट्स है वो छुपा लेती है। तो ये चाइल्ड कस्टडी कैसे डिसाइड करती है कोर्ट कि किस बेसिस को देखा जाता है, मदर के साइड से और फादर के साइड से क्या देखी जाती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि चाइल्ड किसके पास जाएगा? सुपर, एक सेक्शन है 354, मतलब एक वुमेन की मॉडेस्टी को डाउनग्रेड करना, एक वुमेन को गंदी निगाह से देखना, उसे छुप छुप के बाथरूम में नहाते हुए देखना, बेडरूम में देखना, या उसे बैठ के ताड़ना बोलते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं एडवोकेट नूर याकूब शेख, एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर हैं जिनके पास 9 ईयर का लीगल प्रैक्टिस का अनुभव है। इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट मुंबई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुणे और नासिक में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। एडवोकेट नूर याकूब का एक्सपीरियंस है क्रिमिनल डिफेंस, डिवोर्स, फैमिली लॉ, चाइल्ड कस्टडी और मुस्लिम पर्सनल लॉ को डीपली समझती हैं और हैंडल करती हैं। आज हमने डिस्कस किया मैरिज, डिवोर्स और चाइल्ड कस्टडी के साथ साथ मेंटल हेल्थ, जो इन सब में कैसे इफेक्ट होता है। ये कन्वर्सेशन सिर्फ लीगल नॉलेज नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें लोगों के साथ, ताकि इसकी नॉलेज, सही नॉलेज पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक एक्सपर्ट की जानकारी यहाँ मिल सके। वेलकम नूर जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, फैमिली एंड डिवोर्स केसेस भी देखती हैं, तो आज हम बात करेंगे कि एक फैमिली किस तरह से डिवोर्स और वायलेंस ये सब फेस कर रही है, और उसमें आप एक न्याय दे रही हैं, न्याय के पक्षधर हैं, तो हम सबकी बात करेंगे। तो एक पहला ही क्वेश्चन मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये जो आज डिवोर्स हो रही है, जब हमारी शादी होती है तो हम बहुत खुश उत्साह रहते हैं, ऐसा आप क्या देखती हैं? एक जब आपके पास केसेस आते हैं तो ऐसा क्या देखती हैं कि वो डिवोर्स की तरफ बदल जाती है? और इंडिया में अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से कारण आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आती है जो डिवोर्स की तरफ मोड़ देती है? देखिए, सबसे पहले ना, शादी को हम मानते हैं जन्म जन्म का बंधन। एज पर हिंदू लॉ अगर हम देखें तो ये जन्म जन्म का साथ है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लॉ में जाए तो ये हो जाता है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जन्म जन्म का साथ नहीं है। ओके। तो इस बारे में मैं आपको आगे कवर करूंगी, बट अभी हम जानेंगे कि कोई भी रिलेशन हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी लॉ के अंदर, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, हम डाइवर्सिफाई इंडिया में रहते हैं, हाँ। तो किसी भी रिलीजन में हम शादी करते हैं या फिर हम स्पेशल मैरिज एक्ट भी करते हैं, तो उसके अंदर हम ये सोच के शादी करते हैं कि ये बंदा या ये बंदी मेरे साथ कंपेनियनशिप में है, आगे चल के मैं और ये एक लाइफ बनाएंगे, एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, हमारी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, मतलब बहुत कुछ हम प्लान करते हैं। लेकिन आज की डेट में, जैसे आपने पूछा मुझे कि आज आप क्या देखते हैं, तो आज मैं ना पिछले 8-10 साल से क्या देख रही हूँ, धीरे धीरे डिवोर्स रेट बहुत जल्दी बढ़ जा रहे हैं। पहले क्या होता था, 20 साल, 22 साल, 25 साल के बाद सोचते थे कि अब नहीं रहना है, अब मुझे डिवोर्स लेना है या मेरा कंपेनियनशिप नहीं है। लेकिन आज की डेट में ना 20 दिन, 22 दिन
हार्डली 1 महीना। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग डिवोर्स के लिए आए जिनकी शादी हार्डली 22 दिन चली होगी, 3 महीना चली होगी, 2 महीना चली होगी, या फिर अभी 1 ईयर ही है, प्रेग्नेंट है और अभी सोच रहे कि प्रेगनेंसी रखना भी है कि नहीं रखना है। मतलब इतना इजी हो गया है, मतलब नहीं जम रहा है, नई कंपेनियनशिप है, हस्बैंड से कोई बात में मनमुटाव है या मेरे हस्बैंड का लगता है तो ये नहीं सोचते कि बैठ के मीडिएशन करेंगे, बात करेंगे, बट इमीडिएटली सोचते हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप से बाहर आना है, मुझे तो कोई और मिल जाएगा। तो ये ना एक बहुत मतलब एक सोशल इशू बन गया है। तो ये एक मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। जैसा आप बोल रही हैं कि 22 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान भी ये चल रहा है, तो ये पार्टनर में जो आप कमियां देख रही हैं दोनों के बीच में, जैसे आप लोग तो काउंसलिंग भी करते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो उस टाइम में आपको क्या दिखता है कि किसके तरफ से ज्यादा ये आ रहा है, विमेन हो या मेन, क्या वहाँ पे कॉजेज क्या निकल के आ रही है? सबसे पहले तो क्या होता है ना कि जो प्री मैरिज काउंसलिंग होती है तो प्री मैरिज काउंसलिंग ही प्रॉपर नहीं होती है। जैसे कि अभी एक लड़का एक लड़की मिलकर शादी करने का प्लान किए, व्हाटएवर, अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। मैं ना इस बात को एकदम एक लाइव एग्जांपल समझाऊंगी। अभी रिसेंटली 12-15 दिन पहले मेरी एक अपॉइंटमेंट बुक हुई। एक लेडी थी, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, वेल सेटल है, हस्बैंड भी बहुत अच्छा मतलब अर्निंग करता है, और इस वक्त हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर 11 प्रॉपर्टीज बनाई। ओके 7 साल के अंदर 11 प्रॉपर्टीज, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उन लोग के लिए। हाँ। लेकिन वो लेडी इतना डिप्रेशन में है, मतलब वो जब अपॉइंटमेंट लिया ना, उसमें तो संडे था और उसने मेरे जूनियर को कॉल करके रो रो के अपॉइंटमेंट लिया कि मुझे आज ही अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मुझे लगा क्या प्रॉब्लम हो गया। जब वो आकर बैठी और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो पहले तो वो रोने लगी, मुझे उसको टिश्यूज देना पड़ा। लेकिन जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया, एक 40-45 मिनट के डिस्कशन के बाद ना, व्हाट आई हैव कंक्लूडेड कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, इतना ज्यादा अपने आप को ओवर ऑक्यूपाई कर लिया, इतने ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए, इतने ज्यादा करियर एम्बिशियस हो गए कि व्हाट्सएप पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मैसेज क्या करते रोज, मैंने आज इतना ईएमआई पे किया, तू इतना ईएमआई पे कर, इस महीने में मैंने इतना खर्चा किया, तू इतना खर्चा कर, ये महीने बच्चों का एक्सपेंसेस मैं देख रही हूँ, अब तू देखना। मतलब उनके बीच में सिर्फ फाइनेंस को लेकर बात हो रही है और कुछ बात ही नहीं हो रही। अब उस लेडी को 2 घंटे बैठ के जब मैंने कंक्लूड किया, मैंने उनको यही बोला कि आप डिवोर्स के लिए मत जाओ, आप ये बहुत हेस्ट में डिसीजन ले रहे हो, आप साइकोलॉजिकल किसी के पास जाओ, आप आपकी काउंसलिंग कराओ, हस्बैंड की काउंसलिंग कराओ, या फिर आप एक काम करो, सेपरेट हो जाओ कुछ दिनों के लिए। हाँ। मतलब मेरा ये था कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे भी है। तो लेडी का बोलना है जितनी प्रॉपर्टी मैंने बनाई है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर मैं बच्चों के साथ में रहूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लिया। तो मैंने इसमें भी ये कंक्लूड किया कि उस लेडी को ना एक्चुअली उस हस्बैंड को उस घर से निकालना है। ओके। मतलब उस घर का ईएमआई पूरा मैंने पे किया, 3 साल में मैंने इस घर का पूरा ईएमआई नील कर दिया, जो भी था इंटरेस्ट वगैरह, अब मैं इसी घर में रहूंगी, तू यहाँ से निकल, बाकी प्रॉपर्टी जो मैं कोर्ट से लड़ झगड़ के ले लूंगी, बट एट प्रेजेंट मुझे बच्चे लेके कहीं और नहीं जाना है। मतलब हस्बैंड जाए, मतलब एक वुमेन ईगो उसके अंदर। तो ये भी एक रीजन बनता है डिवोर्स का। मैंने काउंसलिंग करने को ट्राई किया, बट मुझे नहीं लगा कि वो आगे वर्कआउट होगा। फिर हस्बैंड से बात किया मैंने फोन लेके, तो हस्बैंड का बोलना है कि मैडम वो गुस्से में निकली है घर से, तो ठीक है आप उससे बात कर लो, लेकिन मुझे पता है वो ना डिवोर्स लेगी मुझसे, ना मैं उसको डिवोर्स दूंगा। बट इस केस में क्या होगा पता है, आगे चल के इसमें डिवोर्स ही होगा, क्योंकि उन दोनों में ना कंपेनियनशिप कम हो गई। वो लोग एक दूसरे से ऊपर नीचे हो गए कि मैं फाइनेंशियली ज्यादा केपेबल हूँ, वो फाइनेंशियली कम है। कहीं ना कहीं वाइफ को लगता है कि मैंने सपोर्ट किया, इसके लिए इतनी प्रॉपर्टी बनी। हाँ। तो शादी का जो एक्चुअली मीनिंग है, ट्रू मीनिंग, वो तो पूरा गायब है, इसमें है ही नहीं। ओके। कहीं भी एक मतलब इमोशनल टच नहीं है, कहीं एक प्यार नहीं है, कभी ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये लेके आना वो लेके आना। पैसे की बात होती है, जहां हम रिलेशनशिप में पैसे की बात को लाएंगे तो स्पॉइल होगा। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे मैं आपको और 2-3 एग्जांपल देती हूँ अलग अलग। प्री मैरिज में अगर हम जाए ना, नॉर्मली क्या होता है, शादी के पहले लड़का हो लड़की हो एक दूसरे को मिलना चाहिए। हाँ। चलो नहीं भी मिल रहे तो उनका फैमिली बैकग्राउंड पता होना चाहिए जी। आज की डेट में ना मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं डिवोर्स के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस केस के लिए, उनमें ना 60% लोगों का क्या बोलना है, हमने इंक्वायरी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मेरे ताया ने, फूफा ने, चाचा ने, काका ने, मामा ने, मतलब मेरे क्लोज रिलेटिव ने मुझे बोला कि ये लड़की अच्छी है, तो मैंने ट्रस्ट किया और मैंने शादी कर लिया।
या फिर मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे इस तरीके की लड़की चाहिए और वो मुझे दिख गई लुक वाइज, या मुझे चला था मुझे घरेलू लड़की चाहिए, घर का काम करने वाली, तो वो भले कम पढ़ी लिखी हो, अब मैं ले आया। अब लाने के बाद वो कम पढ़ी लिखी है तो वो घर में एडजस्ट नहीं हो रही है, या वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और मैंने उसको हाउसवाइफ बनाया है। तो ये सारे इशू प्री मैरिज काउंसलिंग अवॉइड करने की वजह से, इसीलिए बार बार ना हम हमारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं या मेरे व्यूअर्स है, मेरे चैनल के थ्रू भी मैं यही अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग हमेशा करो। खुद नहीं कर सकते, काउंसलर के पास जाओ, बहुत सारे काउंसलर है, आप काउंसलर के पास जाओ, एडवोकेट के पास जाओ, आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जिनकी शादी आपको आइडल लगती है, जिसे आपको लगता है कि भाई ये कपल बेस्ट है, ये लोगों को मैं 20 साल से 18 साल से देख रहा हूँ, ये लोग बेस्ट कपल है, चलो इनके पास चलते हैं कि व्हाट आर द सीक्रेट फॉर देयर मैरिज, उनकी मैरिज इतनी सक्सेसफुल कैसे है, उनसे एडवाइस लो। तो ये मेरा इसमें बोलना है। जैसे आप बोली कि आपने काउंसलिंग करने की भी चेष्टा की कि कैसे हम उनकी शादी को रोक सकते हैं, हम डिवोर्स वाले एप्लीकेशन में ना जाएं, वो एक बहुत बड़ी बात थी कि, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे एक आ रहा है कि बहुत सारे विमेन इंडिपेंडेंट हैं अभी। जैसे पहले होता था कि एक सिचुएशन अलग था, हम कहीं ना कहीं बहुत घर से नहीं निकले थे, बहुत एडुकेशन भी हमें नहीं मिला था विमेन को, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं थे हम उस लेवल पे कि हम एक घर को संभाल सके टाइप में। पहले की बात कर रही हूँ मैं, अभी की नहीं बात कर रही। ये 80s तक की बात है। अभी जैसे अब 90s में हुआ कि हम पढ़ना शुरू कर दिए, फिर हम कमाना शुरू कर दिए, एम्पावर्ड हो गए। हाँ, लेकिन तब तक ये था कि हम फैमिली भी देख रहे थे। अभी क्या है कि हमारे माइंडसेट में ये आ गया है कि मैं इक्वल पार्टनर हूँ, हर चीज में मुझे इक्वल चाहिए। और ये भी एक थॉट है कि घर भी संभालना है तो इक्वली संभालना है, किचन भी इक्वली संभालना है, बच्चे भी इक्वली संभालना है। तो वो जो थॉट में कभी ऐसा होता है कि दोनों के पद से कुछ आता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत, मैं जहाँ तक देख पाती हूँ कि कम्युनिकेशन नहीं है, बीच में इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है जिसके कारण निकल के आता है कि डिवोर्स तक चले जाते हैं, छोटी छोटी बात पे डिवोर्स पे आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है? एक्चुअली है। इस आपने जो सवाल पूछा ना, बहुत अच्छा सवाल है ये वंदना जी। तो देखिए क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप तो है। आपने जो बोला कि 80s तक या लेट 90s तक भी अगर हम देखें तो फीमेल वुमन एडजस्ट करती थी। हाँ, जब मैं भी छोटी थी तो मैंने भी ये चीज देखी है कि जैसे हमारी फैमिली में किसी का इशू हो गया, हाँ, तो क्या होता था कि जिन लोगों ने शादी को अरेंज किया है वो या हमारे घर के बड़े या हमारे समाज के बड़े, हाँ, वो काउंसलिंग कर देते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज फीमेल अपने पेरेंट्स को वो पार्ट बताती नहीं जो इशू का है, वो बताती है कि जिस पॉइंट में मेरे पेरेंट्स मुझे फुल्ली सपोर्ट करें, मतलब अपने साइड के जितने भी लो पॉइंट्स है वो छुपा लेती है। एक तो ये इशू देखा गया। प्लस 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, तो क्या हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसके आने के बाद ना वुमेन ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा वो एम्पावर्ड तो हुई है, बट एम्पावर्ड के साथ मेरा इसका मिसयूज करने लगी है। ये एक्ट को आने के लिए बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया। मेरी खुद की मेंटोर है जिनको देखकर मैंने लॉ करने का सोचा, उनका नाम है फ्लाविया एग्नेस। तो वो लेडी एक ऐसी डिप्राइव लेडी थी कि जिसने ना 60s में उनकी शादी हुई, 60s से लेके 80s तक वो लेडी के हस्बैंड ने उसे बहुत टॉर्चर किया। 4 बच्चे थे, मतलब मारना पीटना, एक जो हम पुरानी मूवीज में भी देखते थे और हम सबको पता है कि पहले के हस्बैंड कैसे होते। तो पुलिस क्या करती थी, उनकी कंप्लेंट लेती नहीं थी कि ये फैमिली मैटर है। पहले पुलिस के भी हार्ड डिस्क में फिक्स था कि अगर कोई फीमेल अपने पति की, सास की, ससुर की कंप्लेंट लेकर आती है तो उसको भगा देना, क्योंकि ये एक घरेलू मुद्दा है। तो कंप्लेंट लेती नहीं थी। इस बीच में जल के मरना हमने देखा होगा, ये आप कब बुझेगी मूवी, मैं तब तो बहुत छोटी थी, संजय दत्त के जो फादर है उनकी मूवी थी। तो इन चीजों को देखकर क्या न समझ में आया कि ये होता था, लोग जल के मर रहे हैं, दहेज के लिए मारा जा रहा है, सिलेंडर खोल दिया जा रहा है, कार से एक्सीडेंट कर दिया जा रहा है। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं रोकथाम होना चाहिए, फीमेल्स को सपोर्ट होना चाहिए। तो डीवी एक्ट 2005 आया। ये एक्ट आने के बाद तो पहले समझने में 2-3 साल लग गए, और जैसे ही औरतों को ये एक्ट समझ गया और जैसे ही कुछ एडवोकेट्स, मैं ये नहीं बोलूंगी इवन तो मैं भी एक एडवोकेट हूँ, बट कुछ एडवोकेट जिन्होंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए फीमेल्स को मिसगाइड करना स्टार्ट किया, वहां से ये एक्ट का हो गया मिसयूज। और इस मिसयूज के चलते ना आज कुछ भी होता है, एक लड़की आज शादी होती है समझो,
आज उसकी 1 जून को शादी होती है फॉर एग्जाम्पल, और 15 जून को उसे लगता है कि मेरी सास ने मुझे घूर के देखा, तो उसके माइंड में पहले क्या आता है कि मैं मेरी सास को ना डोमेस्टिक वायलेंस केस में फंसाऊंगी। वहीं से ना नेगेटिविटी स्टार्ट होती है। आई बिलीव इन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हो गई एक नेगेटिव, फिर ससुर ने कुछ बोल दिया, फिर देवर ने कुछ बोल दिया, फिर हस्बैंड का फोन बिजी आ रहा है, बस फिर वो माइंड में चल रहा है, फिर सोशल मीडिया, ये सब चीजों को लेके ना, जो मैंने आपको बोला 20 दिन 22 दिन की शादियां, इन चीजों को लेके फिर वो आती है घर पे, फिर बोलती है मुझे जाना नहीं है, फिर जाते हैं एडवोकेट के पास। एडवोकेट उनको बोलते हैं काम करो, आप एक केस फाइल करो, आप एक लीगल नोटिस हो, आपको हस्बैंड आके आपके पैरों में गिरेगा, जो कि होता नहीं है। ये सबसे गलत धारणा है। क्योंकि एक मेल ईगो, इवन तो मैं फीमेल हूँ लेकिन मुझे पता है एक मेल ईगो को ना आप कभी भी हर्ट करेंगे, वो आपको उसका बहुत गंदा रिएक्शन देगा। आप सोचोगे कि वो मेल आके मेरे पैरों में झुके। मेल क्या करता है, जैसे आपने लीगल नोटिस दिया, वुमन ने लीगल नोटिस दिया कि ये कंडीशन है, तो मुझे अलग रखो या मुझे इतना भरण पोषण दो, मैं आऊंगी नहीं वरना मैं तुमको ये नंबर ऑफ केसेस में फंसाऊंगी। हस्बैंड समझ जाता है ये एडवोकेट के पास गई है, प्लानिंग किया है, अगर मैं इसे अपने घर लाया मतलब मुझ पे पक्का 1-2 केस होगा। सबसे पहले तो वो क्या करता है, उसका घर में आना बंद करता है। दूसरा, वो जाके केस फाइल करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मतलब कि मेरी वाइफ मायके जाके बैठी है विदाउट एनी रीजन, मैं चाहता हूँ वो हंसी खुशी आ जाए। अब जब हस्बैंड ने केस कर दिया तो क्या वाइफ मानेगी? फिर वो एडवोकेट के पास जाएगी, अरे आपने तो बोला था कि मेरा हस्बैंड मेरे कदमों में झुकेगा, मेरा हस्बैंड तो आ नहीं रहा है, वो तो केस कर दिया। फिर ये बोलेगा आप डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करो, आप 490A फाइल करो, आप ये फाइल करो, वो फाइल करो, मेंटेनेंस करो। तो इन चीजों में क्या होगा, दोनों के एडवोकेट अच्छा खासा कमाएंगे और ये दोनों ईगो की लड़ाई में डिप्रेशन, हार्ट अटैक, बीपी ये सब लेकर बैठ जाएंगे और एंड ऑफ द टाइम 99.9% का डिवोर्स हो जाता है। 0.1% लोग हैं जो बीच में ही मीडिएशन कर लेते हैं, या फिर उनके साथ में अच्छे लोग होंगे या उनके कर्म अच्छे होंगे कि वो लोग रीयूनियन हो जाते हैं मीडिएशन के थ्रू। लेकिन 99% से ज्यादा लोग डिवोर्स ले लेते हैं और ये प्रोसेस में लगते हैं 7 से 10 साल। अगर वो लड़की 22 साल की उम्र में डिवोर्स डाल रही है, मतलब वो 30-32 तक में डिवोर्स ले रही है, फिर आप इमेजिन कीजिए लाइफ क्या है उसकी। ये जो इतनी लॉन्ग टाइम चलती है, ये जो केसेस चल रही हैं, तो ये कपल लोग के जो कपल इस सिचुएशन में आए हैं, उनकी मेंटल स्टेज कैसे होता है, मेंटल हेल्थ कैसी रहती है? फाइनेंशियल तो मैं समझती हूँ कि अगर अर्निंग है दोनों तो मैनेज हो सकता है, लेकिन वकील को देने के लिए, लेकिन अगर फाइनेंशियली भी एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे जहाँ तक हम कहें तो बात ही नहीं होती है। बहुत सही सवाल है आपका। कि उस सिचुएशन में एक विमेन का भी मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ता है, मेन का बिगड़ता है, दोनों चाह के भी साथ नहीं हो पाते हैं। जिस तरीके से आप लोग कोर्ट में घसीटते हो जैसा नहीं, वही मैं आपको बताती हूँ। तो जब क्या होता है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। डिवोर्स होने का या डिप्रेशन में जाकर जो ये डिसीजन लेते ना, देखिए कोई भी डिसीजन जब भी हम, एक प्रकृति ने हमारे नेचर को ऐसे बनाया है कि हम एक्ट करते हैं और रिएक्शन होते हैं। हाँ। बराबर। हाँ। मैंने ठंडा पानी पिया तो मुझे सर्दी खांसी होनी है, मेरी आवाज से भी लग रहा है। तो अगर मैंने कहीं जाके बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, बहुत इंजॉय कर लिया पार्टी, तो मुझे उसके रिएक्शन मेरी बॉडी पे दिखेंगे। ऐसे ही हमारे मेंटल कंडीशंस भी होते हैं। जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहते हो या वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है लेकिन आपको किसी ने बूस्ट कर दिया है या आपकी हेल्थ खराब है, मोस्टली क्या होता है जब हम फीवर में है या हम बीमार हैं या पहले से बहुत सालों पहले से कोई साइकोलॉजिकल इशू मेरे साथ है या कुछ और इशू मेरे साथ है या मैं किसी और को अपना आइडल मान रही हूँ या कोई सीरियल को प्रोग्राम को फॉलो कर रही हूँ, कोई वेब सीरीज को फॉलो कर रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे घर में भी ये हो रहा है। हाँ। तो जब सबसे पहले फीमेल्स आती है ना, अगर आप कभी मेरे ऑफिस आएंगे ना तो मेरे ऑफिस में ना स्पेयर में ना टिश्यू पेपर्स के बॉक्सेस रखे हुए। पहले मैं ये स्टेशनरी लूंगी तो मैं इन चीजों पर गौर नहीं करती थी। ऑफिस में अगर स्टेशनरी है तो पेन, पेंसिल, रबर्स, क्लिप्स, पेपर ये सब लेना होता था, फाइल्स। लेकिन अब ना मैं जब भी जाती हूँ ना तो पहले 5-6 ना टिश्यू पेपर के बॉक्स लेती हूँ, क्योंकि जैसे कोई फीमेल ने अपॉइंटमेंट बुक किया ना तो मैं टिश्यू का बॉक्स आगे रख देती हूँ। जब नया जब मैं लोगों की काउंसलिंग करती थी तो जब लोग रोते थे ना तो मैं भी साथ में रोती थी, मतलब मेरी भी आंखों से आंसू गिरते थे कि कितने पेन में है ये लोग। लेकिन धीरे धीरे काउंसलिंग करते 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 मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये लोग पेन में नहीं है, ये लोग डिप्रेशन के शिकार है, इनको एंजाइटी है,
इनको एक काउंसलर, हीलर, स्पिरिचुअल की जरूरत है। इनको ऐसे माहौल, ऐसे इन्वायरमेंट की जरूरत है जो इन्वायरमेंट इनको ना एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट में लेके जाए, इनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लेके जाए, जो इनको नहीं मिल रही है। मेल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि प्री मैरिज काउंसलिंग होती नहीं है। एक लड़की की इच्छा है कि मेरा हस्बैंड कॉर्पोरेट में जॉब करता हो, तो वीकेंड में फ्री रहता होगा, तो हम वीकेंड में घूमेंगे, डिनर करेंगे, बाहर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। एक फैंटेसी होती है, ऑब्वियसली शादी इज अ फैंटेसी। वो मुझे नहीं मिल रहा है। शादी हो गई है, मैं जॉइंट फैमिली में आ गई हूँ या मैं न्यूक्लियर फैमिली में आ गई हूँ, मैं मंडे टू फ्राइडे मैं घर का काम कर रही हूँ या मैं भी वर्क फ्रॉम होम व्हाटएवर कुछ भी कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड मंडे टू फ्राइडे काम कर रहा है, सैटरडे वो आराम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी हमारे पास में आ गई है सोशल मीडिया। जैसे ही हम सोफे पे लेटे, हमने स्टार्ट किया सोशल मीडिया, उसी में हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत थक जाता है। अगर आप नोटिस करें, आप 8-10 रील अगर स्क्रॉल कर लें तो आप बहुत टायर्ड फील करेंगे। फिर अगर आप जिस तरीके की रील देखेंगे वही फीड आपको देगा। तो अगर आपने देखा कि सोनम बेवफा है, जैसे अभी मेघालय में मर्डर हुआ, तो आपको उसी टाइप की रील्स आएगी, वो वाइफ ने अपने हस्बैंड को यहाँ मारा, वहां मारा। तो मेल माइंड में कुछ ना कुछ जा रहा है। ऐसे ही फीमेल्स अगर देखेंगे हस्बैंड का कहीं अफेयर है, तो उसी तरीके के, तो इनसे वो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों की स्टोरी सुन के, दूसरों के पोस्ट देखकर। या सैटरडे संडे मैं घर में बैठी हूँ और मेरी फ्रेंड घूम रही है, महाबलेश्वर के पोस्ट डाला है, कहीं और के पोस्ट डाला है, तो कहीं ना कहीं उससे भी जेलसी हो रही है और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को गुस्सा भी आ रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं निकलता है फ्रस्ट्रेशन में। तो ऐसे लोगों को जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की। मैं तो उन्हें यही बोलती हूँ कि पहले ना आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर आओ, आप अपनी काउंसलिंग कराओ, आपकी केस मैं फाइल कर दूंगी, बट आप पहले काउंसलिंग करो, बस ये होता है। और मेल, अगर हम मेल देखें तो जब भी मेल अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ना, तो मेल कभी भी ना, मैंने देखा है बहुत पॉजिटिव थिंग है, मेल कभी भी ना केसेस के पहले अपॉइंटमेंट बुक नहीं करती एडवोकेट की, ना वो एडवोकेट को मिलना प्रेफर करते हैं अनटिल अनलेस एडवोकेट उनके फ्रेंड हो, तो ही वो एडवाइस लेंगे। लेकिन अगर वाइफ ने केस कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, कुछ और कर दिया, तो अब वो आते हैं ना जब, तो आप उनको कितना भी एक्सप्लेन कर लो, उनको ना सब चीजें बाउंस होती है। तो मैं नोटिस करती हूँ कि कहीं ना उनको भी डिप्रेशन हो गया। फीमेल और मेल में बहुत अंतर है इमोशन कंट्रोल करने में। फीमेल वुमेन्स इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो आंसू में छलक जाते हैं, बट मेल्स कंट्रोल करते, वो तो रो नहीं सकते। समहाउ मैंने देखा है कुछ मेल रो भी देते, बट कुछ मेल स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन ना आप उनसे जब बात करेंगे ना, तो पता चलता है कि मेरी ना 80% बातें उनको बाउंस हो रही है। तो मैं समझ जाती हूँ, फिर मैं उनको बोलती हूँ आप किसी के साथ में आओ, ताकि मैं उसको चीजें बता सकूं। फिर वो जाने के बाद में जो मैंने आज बोल दिया ना, वही बात मुझे कल भी पूछेंगे, परसों भी पूछेंगे, बार बार फोन करेंगे। फिर अगर कोर्ट में आ रहे हैं तो पूरे ब्लैंक खड़े हैं, होश नहीं है। अगर जज ने आवाज दिया हाँ हाँ ऐसे, मतलब ब्रेन में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों मेंटली डिस्टर्ब है, और ये डिस्टर्बेंस ही उन्हें लेके जा रहा है। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि जब भी आप सोचे डिवोर्स लेना है, डोमेस्टिक वायलेंस डालना है, या मुझे नहीं रहना है, तो पहले अपने आप को आइसोलेट करो। आइसोलेट करके अपनी मेंटल कंडीशन को ठीक करो, अपना टेस्ट करो। नहीं हो रहा है, फ्रेंड से बात करो, शर्माने की क्या बात है, डॉक्टर्स के पास जाओ। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस है, उन वीडियोस को देखो। आजकल तो हम कितना अवेयर हो गए यूट्यूब के थ्रू, तो ये सारे ऑप्शन है। मतलब मेरा फिर भी बोलना है कि डिवोर्स के लिए डायरेक्टली मत कूदो कि मुझे डिवोर्स ही लेना है। डिवोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन, ये आपकी शादी को बर्बाद कर रहा है बस। जैसे आप बता रही है कि डिवोर्स लास्ट पे देखें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इन बिटवीन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैरिज में है और प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस जेन्युइन होती हैं कि मेल के साइड से विमेन को प्रताड़ित होता है, या फिर मेंटल हरासमेंट होती है, फिजिकल हरासमेंट होती है। और सिमिलरली अभी के टाइम में बहुत सारे केसेस सोशल मीडिया पे भी आ रही है, इवन देखी भी जा रही है कि बढ़ती जा रही है विमेन की तरफ से भी। पहले हम ये कहते थे कि विमेन सहन शक्ति है, उनको इस वायलेंस की तरफ से नहीं देखा जाता है। विमेन ऐसा कर नहीं सकती है, उनको उनके माइंड में वो आता ही नहीं है कि मैं वायलेंस की तरफ मुड़ूं। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ज्यादातर हमारे यहाँ जो विमेन डोमेस्टिक वायलेंस में फंस गई हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके यहाँ केसेस में ज्यादातर उनकी मदर इन लॉ इन्वॉल्व हुई है। मदर इन लॉज का ज्यादा आता है। तो अगर हम विमेन को ही अगर सहन शक्ति मानते हैं, तो वो भी एक विमेन है। तो अगर वहां, सॉरी वंदना जी, यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आपने जो बोला ना कि मदर इन लॉ का ज्यादा इंटरवेंशन होता है,
तो एक्चुअली ना आज के टाइम में आप देखेंगे, मतलब अभी अर्ली हम जो 20s में जी रहे हैं, मतलब 21 से लेके अभी हम देखें या हम लॉकडाउन के बाद से देखें, तो किसी का भी रोल नहीं है डिवोर्स में। ये सब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि मदर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टर इन लॉ का, ये सब ना लेट 80s तक था। मैं ये जो बात कर रही थी कि मदर इन लॉ जो भी वायलेंस करती थी, तो विमेन में जो एक कहा जाता है कि वायलेंस नहीं कर सकती है, वायलेंस करती थी और आगे भी। अभी हम जैसे देख रहे हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स, मेघालय केसेस, ब्लू ड्रम की केसेस या अतुल केसेस, ये सब केसेस में अगर हम बहुत सोशल मीडिया पे हाइप हो रहा है कि विमेन ने किया, विमेन ऐसे, कहीं उनके ये थॉट भी है कि विमेन ने ऐसा किया। ये नहीं आता है कि इतने सालों से मेल्स जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी टाइप के क्राइम को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं ये यहाँ कहना चाहती हूँ कि विमेन को हाइप ना करके क्राइम को हाइप करें कि किस तरीके से लोग अभी अवेयर हो रहे हैं। और पहले के टाइम में उनको विमेन को एक्सपोजर नहीं था, अभी एक्सपोजर हो गया है, तो वो समझ रही हैं चीज़ों को और कैसे प्लान। जैसे पहले अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि पहले के टाइम में मेंस ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके एक करते वायलेंस होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस, आज वीमेन कर रही हैं, तो ये वीमेन को निकल के आ रहा है चीजें। तो कैसे इसको देखती है, इस सिचुएशन को कैसे देखती? आजकल अगर आप देखेंगे ना तो लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए। अभी एट प्रेजेंट जो भी केसेस मेरे पास आते हैं, इनमें किसी की कंप्लेंट नहीं होती है कि सास ऐसी है, हर कोई लिबरल है, हर कोई ब्रॉड माइंडेड है। आजकल के अगर आप सास भी देखेंगे तो वो भी ना मतलब मॉडर्न बोले जाएंगे, मॉडर्न है, वो भी नहीं चाहती कि मैं अपनी बहू को दुख दूं। हर आजकल मेल भी पढ़े लिखे, फीमेल भी पढ़े लिखे, इवन दो जो हमारी इन लॉज है इस जमाने की, वो भी एजुकेटेड है कहीं ना कहीं। जो लेट 90s या लेट 80s की मदर इन लॉ थी, वो एजुकेशन में कम थी, तो हो सकता है कि वो एक प्रथा चला रही थी कि मुझ पे जुल्म हुआ है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ, तो मैं अपनी बहू को भी करूंगी, मतलब इस प्रोसेस से मैं आई हूँ तो मेरी बहू भी जाए। बट आज की सास का ये रोल नहीं है। अगर आप आज किसी भी FIR को उठा लें, 498 की FIR आप उठा लें और आप उसका कंटेंट पढ़ें, तो कंटेंट में ना दो ही चीज रहेगी, डाउरी नहीं रहेगा, हैरेसमेंट नहीं रहेगा, ये रहेगा मेरा हस्बैंड या मेरा कंपेनियनशिप नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे घूर के देखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम नहीं दिया, और एक लास्ट कि मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर। कहीं ये नहीं बोलते कि मेरी ननद ने मुझे परेशान किया, देवर ने किया, सास ने किया। ये ना जब मैं नई नई एडवोकेट बनी थी तब मैं देखती थी कि ऐसे केसेस आते थे, बट लेकिन अभी पिछले 8-9 साल से मैं देख रही हूँ कि किसी की कंप्लेंट नहीं है सास के खिलाफ, हर कोई बिजी है। जैसे मैंने बोला, घर का काम फ्री होते ही सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या रह गया, मोबाइल लेके रील देखे। तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि मैं इसकी चुगली करूँ। अगर आप देखें तो हम लोग इतने आइसोलेशन में जीने लगे लॉकडाउन के बाद से, हमको कुछ परवाह नहीं है भाभी के घर में क्या हो रहा है, मेरी ननद के घर में क्या हो रहा है, मेरे मामा के घर में क्या हो रहा है, हमको कुछ नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि कुछ भी होगा तो हमको फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट से मालूम पड़ जाएगा, हर कोई अपनी पोस्ट शेयर कर देगा। हमें पंचायत करना ही नहीं, जहाँ हम पंचायत कर रहे हैं या उनके घर जा रहे हैं। अब तो ये रूल भी बंद हो गया कि मैं किसी के घर संडे जा रही हूँ या एक दिन 2 दिन हम किसी के घर रहने जा रहे हैं। पहले होता था छुट्टियां आए तो हम किसी के घर रहने जाए, तो ये सारे कंप्लेंट्स ना बंद हो गए। तो मेन अभी हो गया है कंपेनियनशिप, ये एक मेन इशू है। सबसे ज्यादा केसेस है ना ही मेल की तरफ से। और जो आपने बोला कि हम लोग किसी क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहे, बट हाईलाइट ऐसा किया जा रहा है मीडिया के थ्रू कि सिर्फ वो फीमेल ने यहाँ मारा वहाँ मारा, ऐसा नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में जिसकी भी मेंटल कंडीशन खराब है, इधर वो मेल हो या फीमेल हो, जिसको भी टॉलरेंस कम है, जिसे भी लगता है कि मुझे जल्दी छुटकारा चाहिए, या जिसको भी लगता है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि वो कम है वो ज्यादा है। जिसको भी लगता है कि जुडिशियरी प्रोसेस बहुत स्लो है, मैं जुडिशियरी प्रोसेस में 7 साल 8 साल 10 साल नहीं जा सकता, या फिर मैं इन चीजों में नहीं रहूंगा, या फिर मेरा अफेयर है कहीं और, जल्दी से मुझे यहाँ निकलना, और उनकी प्लानिंग किसी मूवी को या वेब सीरीज को देखकर बनाई हुई है। और इतना ज्यादा मतलब वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, बट उन्होंने सीरीज या कोई मूवी को देख के अपने को इंस्पायर किया है और देखा है कि उसने वो गलती किया, मैं ये गलती नहीं करूंगा, और फिर उन्होंने किया और उनके प्लान फेल हुए। वही लोग आपको दिखेंगे कि मीडिया पर आए हैं। एक छोटी सी इसमें बात बताऊंगी वंदना जी, ऐसा नहीं है कि आज सोशल मीडिया है, टीवी है तो हमको मालूम पड़ रहा है। आपने बोला कि वुमेन, हमारी जो मदर इन लॉ थी पुरानी,
उनको लोग मॉन्स्टर इन लॉ के नाम से भी फेमस करते हैं कि मॉन्स्टर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑब्वियसली होता है, पहले भी होता था, बट कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि 2 हाथ हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तो हाथ नहीं जुड़ेंगे या क्लैप नहीं होगा, ताली नहीं बजेगी, वैसे ही है। तो अगर बहू ने भी कुछ किया होगा तो सास उसको बोलेगी, वरना ऐसे बहुत सारे मैंने देखे रिलेशनशिप जिसमें सास बहू मिल के अच्छे से रहते हैं और बेचारा जो घर का मेल है वो प्रताड़ित रहता है। तो ये चीजें भी है। दूसरा जो आपने बोला कि कौन ज्यादा वायलेंस कर रहा है, तो ज्यादा वायलेंस वही कर रहा है जिसका यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा है, जो यहाँ से बीमार है, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फिर वो सास हो, वो ननंद हो, हम पुरानी बात करें या फिर हम आज की बात करें, आपका ये बहुत डिस्टर्ब है, आपका ये पीसफुल होना चाहिए। इसको पीस लाने के लिए आपको मेडिकेशन की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, मेडिकेशन के अलावा मेडिटेशन भी चाहिए। ये दोनों जब बैलेंस होगा, आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक आपको हेल्थ फिटनेस वाले की जरूरत है, आपको जिम करने की जरूरत है, आपको वॉक करने की जरूरत है, रनिंग करने की जरूरत है, आपको ऐसे खाना खाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो खाना, हमारा पोषण जो हमको मिलता है, जो हमारे को विटामिन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, वो भी हमारी हेल्थ पे, हमारे मेंटल स्टेट पे बहुत बड़ा काम करते हैं। तो अगर ये चीजें आपकी फिट रही तो वो मॉन्स्टर इन लॉ हो या वो फादर इन लॉ हो या फिर वो हस्बैंड हो या फिर वो जो ड्रम में मार रहे हैं या फिर मेघालय में ले जाके मार रहे हैं या फिर जला के मार रहे हैं या फिर बॉडी के टुकड़े करके सूटकेस में लेके जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये सब नहीं होगा। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ये भी सुना है, तब मीडिया नहीं था, कि एक हस्बैंड ने उसको जाना था कहीं बाहर कंट्री पे और वाइफ थी और बहुत झगड़े होते दोनों के और आजू बाजू लोग पता था कि बहुत झगड़ा करते हैं लोग, तो क्या करूँ, तो उसने एक वो जो गादी होती है ना रुई की, उसके अंदर अपनी वाइफ को लपेट के नींद में और आग लगा दिया और घर भी जला दिया और खुद चला गया दुबई। पहले बहुत ईजी था दुबई, सऊदी, बाहर कंट्री निकलना, पासपोर्ट भी बहुत इजीली बन जाते थे, अब ये सब बहुत प्रोसेस हो गया, तो उसकी वजह से वो मीडिया में नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूज मीडिया में आ रही है वही है, ऐसा नहीं। अगर मीडिया में हर दिन की 2 न्यूज आ रही है कि कोई हस्बैंड ने वाइफ को मारा या वाइफ ने हस्बैंड को मारी, तो बिहाइंड द मीडिया, बिहाइंड द कैमरा कम से कम 100 लोग मर रहे होंगे जो हमें पता भी नहीं है। हो सकता है हमारे आसपास के बाजू के फ्लैट में कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा, हमें नहीं पता है अंदर क्या हो रहा है, कोई सुसाइड करने का सोच रहा है, कोई मर्डर करने का सोच रहा है, हमें नहीं पता है। इन चीजों के लिए ना हमको अवेयर रहने की जरूरत है, खुद अपने रिलेशनशिप में भी, अपने हस्बैंड के प्रति, अपनी सास के प्रति भी और अपने समाज के प्रति। जी, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि हमें अवेयर रहना है। अगर हम किसी चीज से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पहली बात है कि उसके सॉल्यूशन पे बात करें, ना कि सेपरेशन या डिवोर्स एक सॉल्यूशन नहीं है, वो एक लास्ट ऑप्शन है। और जब सॉल्यूशन, मेरा हाथ जल जाए तो क्या मैं हाथ काट दूंगी? नहीं, मैं बनती कोशिश करूंगी कि मेरा हाथ अच्छा हो जाए, क्रीम लगाऊंगी, ऑइंटमेंट लगाऊंगी, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगी, एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी, बट मैं ये नहीं बोलूंगी बस मुझे कट करना है। ऐसे हमारी शादी भी तो है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो डिवोर्स की बात हमने की है, तो डिवोर्स में एक चीज आती है, एलिमनी की बात आती है, मेंटेनेंस की बात आती है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? मतलब एलिमनी और मेंटेनेंस दोनों अलग चीज होती है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे लॉ के अनुसार बात करें, तो हमें लॉ के अनुसार ही, आप एक एक्सपर्ट है तो मैं चाहूंगी कि एकदम लॉ के अनुसार जो कि हमें सुविधा मिल सके, हमारे दर्शकों को उससे समझ आए कि एलिमनी और मेंटेनेंस क्या है। डिफरेंस? देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें ना, तो एलिमनी पे पहले हम लोग आते हैं, बाद में हम मेंटेनेंस पे, मेंटेनेंस एक बड़ा पार्ट है। एलिमनी ये होती है कि जब मेरा डिवोर्स फाइनल हो गया, एक मेल का, एक फीमेल का, या फिर कोर्ट ने बोल दिया कि आप फाइनली आपका डिवोर्स है, या एक फीमेल ने डिसाइड कर लिया म्यूचुअली, हस्बैंड वाइफ ने, कि अब हमें साथ में नहीं रहना है, तो मैं जो एक लमसम अमाउंट लेती हूँ, वो लमसम अमाउंट एक्सटॉर्शन नहीं है, वो इसलिए मैं लेती हूँ, एक फीमेल इसलिए लेती है कि मेरी लाइफ स्पॉइल हुई, मैंने एक बहुत बड़ा एक फैंटेसी सोचा था, मैंने एक लाइफ का गोल था, एक एम था कि मैं शादी करूंगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, मतलब एक लंबी लिस्ट थी। आज वो सपने मेरे टूट गए, चकनाचूर हो गए, तो कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए मेंटल ट्रॉमा भी हुआ, मेरा दिल भी टूटा, ऑब्वियसली मेरी एज भी जा रही है, तो उसके लिए वो क्या सोचती कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट दो जो मेरे हस्बैंड के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता हूँ। अगर मेरा हस्बैंड बिलियनियर है तो मैं क्यों एक झोपड़ी में जिंदगी गुजारूं? तो उसको मीट करने के लिए, मतलब हस्बैंड को, और एक हस्बैंड को लेसन भी मिले कि वो किसी भी, वरना क्या होगा, आज इसको छोड़ा कल उसको पकड़ा, तो उसको कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि लॉ स्ट्रिक्ट है,
तो एक एलिमेंट डिसाइड होती है। अगर हस्बैंड का टर्नओवर 2 करोड़ है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपर्ट बैठते हैं कोर्ट में, उसे अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी शो करना होता है, जो ये प्रेजेंट करता है कि इस बंदे पर कितना लोन है, ये कितना डेट में है, इसकी इनकम क्या है और इसके पास कितना एसेट एट प्रेजेंट है और फ्यूचर में ये एसेट कितना मल्टीप्लायर होने वाला है। और एक फीमेल ने जो डिप्राइव हुई, जो उस पर क्रूरल्टी हुई, जो भी उस पर अत्याचार हुआ, तो वो तो ये सोच के शादी नहीं की थी कि मैं अत्याचार करूंगी या डिवोर्स दूंगी, आगे उसकी लाइफ स्पॉइल है, हो सकता है बच्चे हैं, हो सकता है छोटे बच्चे, हो सकता है कि जवान बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, एजुकेशन अभी आगे ले रहे हो, या होता है शादी करना हो, तो उसको मीट करने के लिए एक एलिमनी डिसाइड होती है और वो एलिमनी देने के बाद ही आपका डिवोर्स होता है फाइनल। तो ये तो था एलिमनी पार्ट। आई होप व्यूअर्स को भी समझ गया होगा और आप भी क्लियर हो गया होगा अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। हम आते हैं मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस क्या होता है? जैसे कि हम घर चलाने के लिए एज एन फीमेल, मैं भी एक फीमेल हूँ, आप भी एक फीमेल है, हमें घर चलाने के लिए बजट बनाते हैं। हाँ। कि ये बजट में मुझे अपने घर का हाउस होल्ड जो भी चलाना है, इसके अलावा मुझे इतना सेविंग करना है। तो ऐसे ही ना मेंटेनेंस भी होता है। जैसे ही केस फाइल होता है डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 23 तक, तो सेक्शन 23 जो है वो डिफाइन करता है मंथली मेंटेनेंस को। मंथली मेंटेनेंस मतलब कि केस तो चलता रहेगा, अभी केस का निकाल नहीं आया, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि क्रूरल्टी हुई है कि नहीं हुई है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये केस झूठा है कि सच्चा है। लेकिन ये तो है ना कहीं हम जब बहुत सारी बातें बोल रहे हैं झूठ, तो उसमें हो सकता है कि 0.1% तो सच होगा, क्योंकि एक सच के आधार को लेके ही झूठ बोला गया है। तो कोर्ट भी ये सोचता है कि अगर ये केस झूठा भी है फ्यूचर में होगा, ये ट्रायल मिस ट्रायल भी है तो फ्यूचर में होगा, ये केस डिस्पोज भी तो फ्यूचर में होगा। आज फीमेल जो अकेली रह रही है हस्बैंड से दूर, इसको जो भी इसका एक्सपेंसेस है वो इसके हस्बैंड के मेट से मिलना चाहिए। तो जो भी हस्बैंड का मंथली इनकम है उसके लिए एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों को देना होता है। ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड को, वाइफ को भी अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी का एक पूरा 35 पेज का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में आप बस से ट्रैवल करते हैं, या आपके पास कार है, आपके पास एक्टिवा है, या फिर आप साइकिल से ट्रैवल करते हैं, आप चल के जाते हैं, आप किस टाइप की जॉब करते हैं, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, आप कपड़े डीमार्ट से लेते हैं, शॉपर स्टॉप से लेते हैं, मैक्स से लेते हैं, ये डिफाइन करता है आपका स्टैंडर्ड, आपके हस्बैंड का स्टैंडर्ड। फिर आप किस तरीके के रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपका घर कितना स्क्वायर फीट है, कौन से एरिया में है, उसकी अभी मार्केट वैल्यू क्या है, आपकी जॉब कैसी है, अगर फीमेल भी अर्निंग है तो वो किस तरीके की जॉब पे है, वो मेल ज्यादा कमाती है, ज्यादा अर्निंग है। तो इन चीजों को लेकर फिर उनपे एक्सपर्टाइजेशन होता है। फिर कुछ एक्सपर्ट होते हैं कोर्ट में बैकएंड में, वो डिसाइड करते हैं कि कितना मेंटेनेंस है। ये तो हो गया मेंटेनेंस डिसाइड, जो भी अमाउंट। लेकिन अगर हस्बैंड जॉबलेस है, हाँ मेरा वही क्वेश्चन था कि जॉबलेस है और विमेन वर्किंग है, तो फिर कैसे वर्किंग है, हस्बैंड जॉबलेस है, फिर भी ऐसे केसेस में मेंटेनेंस पास होता है, जो कि होता है 5,000 to 7,000। ओके। ये कब होता है? जब मेल का एडवोकेट प्रॉपरली अपनी चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, उसे बताना होता है कि मेरी वाइफ मोर केपेबल है। तो समहाउ कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस स्लो है, समहाउ कहीं ना कहीं एडवोकेट का लू पॉइंट है, और समहाउ कहीं ना कहीं माइंड में बैठा है कि एक औरत ना प्रताड़ित है, एक औरत बिचारी है, तो भले वो ज्यादा कमाती तो क्या हुआ, वो तो पहले से कमाती है, हस्बैंड का काम है उसको टेक केयर करना। तो ये होते हुए अर्बन और रूरल का अलग अलग है। अर्बन एरिया में हो जाता है 7,000 तक पास और रूरल में होता है 3,000 तक। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जिसमें हस्बैंड जॉब नहीं भी करता है तो भी उससे मेंटेनेंस पास हुआ है। एक छोटी सी एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दूंगी। 2018 में एक ऐसा ही केस था मेरे पास जो कि मुंबई अंधेरी का था। उसमें क्या हुआ कि हस्बैंड के पास ना जॉब नहीं थी और वो एक्चुअली फिजिकल इल था, उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था। ओके। और वो दुबई में था, उसे पता नहीं था कि मुझे कैंसर है, लेकिन वो बीमार था और हस्बैंड वाइफ की कंपेनियनशिप नहीं थी क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप उनका बराबर नहीं था। जैसे मैंने बोला कि मेंटल स्टेट भी बराबर नहीं है, तो इस बात को लेके ना वाइफ अपने मायके चली गई थी। अब वाइफ को समझ में नहीं आया कि ये मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, हस्बैंड को समझ में नहीं आया कि मैं क्यों अपनी वाइफ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। बाद में वो कैंसर डिटेक्ट हुआ। इस बीच में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया उस फीमेल ने, मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया। जो मेल साइड थे वो लोग अपने केस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो दुबई में था,
यहाँ उसकी सिर्फ बहन थी और एक बूढ़ी माँ थी, उन लोगों ने एक एडवोकेट किया, वो एडवोकेट मैनेज हो गई किससे, फीमेल के एडवोकेट से, और मेंटेनेंस पास हो गया 15,000 रुपए महीने, क्योंकि ऐसा दिखाया गया कि इसका हस्बैंड दुबई में। कोर्ट भी क्या, कोर्ट की आंखों पे पट्टी है, हमें सुनाना होता है, कोर्ट वो सुनता है, कोर्ट कुछ देख नहीं सकता है, अंधा कानून है। तो कोर्ट ने सुना और सुन के बिलीव करके 15,000 का मेंटेनेंस पास किया। जब मुझे उस लेडी का कॉल आया तो मैंने उनको बोला कि आप क्या करो, केस को रीओपन करवाओ और इस बंदे को लेके जाओ और इसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, अगर मेंटेनेंस रिवोक नहीं होता है तो फिर अगली हियरिंग पर मैं प्रेजेंट होंगी। उस मैटर में मैं इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ मैं गाइडेंस दे रही थी। उन लोगों ने वही किया, वो लोग गए, जब उसी जज के सामने गए और उस मैटर को उन लोगों ने रीओपन कराया और वो बंदा व्हील चेयर पे और उसका वेट 28 kg, एक 40 साल के आदमी का वजन 28 kg, मतलब के लास्ट स्टेज। उसकी रिपोर्ट दिखाई, जज भी एकदम शॉक हो गई। जज ने इमीडिएटली वो तो डिस्पोज किया और वाइफ को बोला कि तू इसको 10,000 रुपये महीना देगी जब तक ये जिंदा है। तो ऐसा भी होता है। हाँ। तो इसके लिए आपका रिप्रेजेंटेशन और आपका लीगल अवेयरनेस, लीगल नॉलेज बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि आज के टाइम में विमेन बहुत हाईली अर्न कर रही हैं और सेपरेशन के दौरान भी मेल से ही उनका कंपैरेटिवली जब होता है तो मेल से ही एलिमनी ली जाती है, मेंटेनेंस ली जाती है। ये भी केसेस काफी देखी जा रही है। यही है, मेजॉरिटी यही है। हाँ, आपका एक सेक्शन है कस्टडी ऑफ चाइल्ड का, और उसमें जब चाइल्ड कस्टडी की बात आती है तो हम उसको मदर को प्रेफर करते हैं, कोर्ट करती है, ऐसे ज्यादातर केसेस में देखी गई है। तो ये चाइल्ड कस्टडी कैसे डिसाइड करती है कोर्ट कि किस बेसिस को देखा जाता है, मदर के साइड से और फादर के साइड से क्या देखी जाती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि चाइल्ड किसके पास जाएगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोर्ट तो बाद में आता है। जैसे ही अगर फीमेल या मेल की एक वेडलॉक के अंदर उनके पास एक बच्चा है, सबसे पहले जैसे ही झगड़ा होता है या सेपरेशन की बात आती है या मायके की बात आती है तो बच्चा जाता है माँ के पास, ठीक है। और सबसे पहला क्या होता है कि बच्चे के दिल दिमाग में ये बात फिट की जाती है कि उसका जो बाप है वो विलन है, उसने उसकी माँ के साथ में ऐसा किया इसलिए आज ये लोग मायके में है। और यही बात को ना सुबह शाम डेली उसे बूस्ट कर करके मतलब डोज दे देंगे, जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन के, उस तरीके से उसे दे देके उसके माइंड में ना फिट कर दिया जाता है। इससे बच्चे का मेंटल ग्रोथ नहीं होता है। बच्चा यही सोचता है कि मेल ना फीमेल को हमेशा डिप्राइव करते हैं। तो ये तो मैंने बोला पहले। फिर जब काउंसलिंग हो गई, केसेस फाइल हो गए, तो केसेस में भी यही देखा जाता है। एक बार केस फाइल हो गया ना तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते, कांटेक्ट में नहीं आते, डर कहीं और केस नहीं हो जाए, कहीं कुछ और नहीं हो जाए, कहीं कुछ और नहीं हो जाए। कोर्ट में भी आएंगे तो डर डर के आते, दूर दूर रहते, बच्चा दूर है, धीरे धीरे दूरी आ गई। बाप का भी अटैचमेंट बच्चे से कम हो गया, बच्चे का अटैचमेंट बाप से कम हो गया। लेकिन वो फीमेल्स ना कहीं भी इतनी स्वार्थी, इतनी सेल्फिश वो फीमेल होती है ना, सॉरी मैं इतना हार्डली और हार्शली बोल रही हूँ उन फीमेल्स के लिए, जो लोग ना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने हस्बैंड को अपने आगे झुकाने के लिए अपने बच्चे की लाइफ को दाव पे लगा देती है। मतलब दाव पे लगा देना मनोरंजक तरीके से। क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड से बच्चे को नहीं मिलने दूंगी, मैं इसे एज अ टूल, एज अ हथियार, एज अ वेपन यूज करूंगी, क्योंकि ये बच्चे के लिए आएगा मेरे पास, ये बच्चे के लिए आएगा, झुकेगा, पैसे भी देगा, और जब तक बच्चा है तब तक एक अच्छी मोटी रकम मुझे मिलेगी। वरना क्या होगा, 5,000 7,000, बच्चा है तो एजुकेशन भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, और भी चीजें मिलती रहेंगी मुझे। और कल आज नहीं तो कल हो सकता है कि देखो कोई ये नहीं चाहता कि मेरी शादी टूट जाए, सबको एक दूसरे को झुकाना होता है, कॉम्प्रोमाइज करके वो हमेशा मैं उसके ऊपर डोमिनेंसी करूँ। तो ये रहता है कि आज तो कल वो बच्चे के लिए आएगा, और यही चीजें दूरी जितना इलास्टिक को हम खींचेंगे फिर वो उतनी ही जोर से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आएगा। फिर बच्चे की कंडीशन होती है, कुछ लोग होते हैं जो चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करते हैं, जो कि गार्जियनशिप एक्ट के अंदर, वार्ड एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंदर फाइल होता है। ये केस बहुत, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि 10% लोग फाइल करते होंगे, बाकी लोग सोचते हैं कि छोड़ो क्या करना है, हस्बैंड मैं अभी बच्चे से मिलने जाऊंगा तो मुझे और ब्लैकमेल करेंगे, और फिर अगर आज तो कल डिवोर्स होने वाला है, ऑब्वियसली मैं भी दूसरी शादी करूंगा तो मैं उससे अपना एक बच्चा कर लूंगा। अब वो पता नहीं वो बच्चे को देख पाए नहीं देख पाए, या फिर ये भी होता है कि माँ है,
माँ जितना अच्छा केयर करेगी बाप नहीं करेगा, फिर वो सोचता है मेरे को जॉब भी करना है और भी काम है, तो जाने दो, वो देख रही। तो इस तरीके से एक फाउंडेशन, जब एक अटैचमेंट दूर हो गई तो फिर सब खत्म हो गया। इन चीजों को लेके 10% लोग जाते हैं वार्डन गार्जियनशिप एक्ट में केस फाइल करते हैं। केस में फर्स्ट डेट पे ही जैसे कि मेंटेनेंस में एंट्री मिल जाता है कि केस तो डिसाइड होगा बाद में, अभी आप पैसे भरो हर महीने। ऐसे ही उस वार्डन गार्जियनशिप एक्ट के अंदर सबसे पहले बाप को मिल जाता है विजिटेशन राइट्स। फर्स्ट डेट में मिल जाता है। वो बाद में प्रूव होगा बाप क्रूल है, क्या है, नहीं है, मेंटेनेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। अभी एवरी सैटरडे अगर बच्चा स्कूल जाता है या उसके डैडी भी अगर ऑफिस जाते, तो सैटरडे या संडे एज पर मदर प्रेफरेंस गार्डन में, घर में या जो भी जगह है, वो माँ के अंडर गाइडेंस, माँ के ऑब्जर्वेशन के अंदर आप माँ की परमिशन से एटलीस्ट विजिटेशन राइट ले सकते हैं। फिर कोर्ट ना ऑब्जर्व करता है 2 डेट 3 डेट पे क्या हुआ, माँ ने मिलने दिया, नहीं देते माँ लोग। नॉर्मली माँ जब ये ऑर्डर भी पास हो गया ना, तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है। तो एक सुलोचना सेठ करके एक औरत थी जो सीईओ थी बहुत बड़ी कंपनी की, शायद आपने वो न्यूज देखी होगी, 2022 की न्यूज है वो। और उसने अपने एक 5 साल के बच्चे को गोवा में ले जाके पिलो से मुंह दबा के मार दिया। क्यों? क्योंकि उसे मेंटेनेंस 1.5 लाख रुपए महीने मिल रहा था। उसने और मेंटेनेंस की गुहार लगाई थी कोर्ट को। तो हस्बैंड ने बच्चे से मिलने का राइट्स किया और कोर्ट ने बोला कि ये सैटरडे मिलना है। तो थर्सडे उसने प्लान किया गोवा जाने का, और गोवा जाके उसे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला ना बार बार कि ये बीमार है उनका मेंटल। और उसने बच्चे को लोरी गा के सुलाया और सुलाते सुलाते बच्चे को पिलो से मार दिया। क्यों मारा उसने? हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसने इसलिए मारा कि मैं मेरे हस्बैंड को जीतने नहीं दूंगी। अगर आज इसे विजिटेशन राइट्स मिल गया तो कल को ये प्रूफ हो जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ था। कल को मेरा डोमेस्टिक वायलेंस केस खत्म हो जाएगा, मेरा 490 डे खत्म हो जाएगा, मुझे एलिमनी नहीं मिलेगी, मुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वो बच्चा जो मेरे लिए वेपन था वो अपने बाप के साथ गया, तो मेजोरिटी 2 वहां हो जाएंगे, मैं अकेली यहाँ हो जाऊंगी। 2:1 हो जाएगा। आज हम 2:1 है, कल हम 2:1 हो जाएंगे। तो ये नहीं होने देना है। तो कहीं ना कहीं उसको खुद को सेटिस्फाई नहीं मिलने देना है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना है, इसलिए उसने अपने बच्चे को मारना। क्योंकि ये जो केसेस आप देखती हैं, इतना क्रूरता और ये सब है, मेरे हिसाब से क्रूर है। तो ये सब जब देखती हैं तो कोई ऐसा केस आप बता सकती है, केस स्टडी बता सकती है जिसमें कि बच्चे को हम सिर्फ फोकस करें, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ी हो? हाँ, एक लाइव केस है। नाम नहीं लूंगी उस केस का, वो केस अभी चल रहा है, मतलब अभी वो जजमेंट पे नहीं है। जजमेंट पे हो गया तो उस पर जरूर हम दूसरा पॉडकास्ट ले सकते हैं उस स्टडी को लेके। तो उसमें एक बच्चा है, वो बच्चा मतलब माँ बाप अच्छे से हैप्पीली मैरिड है, हैप्पीली मैरिड नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें तनाव है। उस तनाव के चलते वो लोग अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद में वाइफ बच्चे से बिल्कुल भी बाप को मिलने नहीं देती है। मतलब बिल्कुल बाप से मिलने नहीं देना है, बात नहीं करने देना है। इसके चलते उनमें केसेस हो जाते हैं। वाइफ फाइल कर देती है 498 है डोमेस्टिक वायलेंस। फिर वाइफ का जो डैडी है वो भी फाइल कर देता है दामाद को दबाने के लिए एक डिफॉर्मेशन का केस। और भी केसेस की प्लानिंग करते हैं कि ये केस करेंगे, ये केस करेंगे। इसी बीच में क्या होता है कि जो फादर है, फादर को बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये सब नहीं हो रहा है। ये मुस्लिम केस है। अब मुस्लिम में पॉलीगैमी अलाउ है, वो उनका इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ है। तो उसने क्या किया, सेकंड मैरिज कर लिया। ऑब्वियसली हस्बैंड की भी नीड्स है, तो उसने सेकंड मैरिज कर लिया। उस सेकंड मैरिज से उसे एक बच्चा हो जाता है। अब इससे क्या हो रहा है कि जब यहाँ उसको एक बच्चा हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस बच्चे के लिए उसका अट्रैक्शन, अफेक्शन, लव कहीं ना कहीं कट हो जा रहा है। पहले ये सोचता है हस्बैंड कि मैं फाइल करूंगा वार्डन गार्जियनशिप एक्ट और अपने बच्चे को लूंगा, लेकिन अब वो सोचता है कि मैं बच्चे को कैसे लूं, क्योंकि वाइफ ने इतना पॉइजन बच्चे के अंदर भर दिया है। वो पॉइजन सिर्फ बच्चे और बाप के बीच में नहीं, अब वो बच्चे की हेल्थ पे आ गया। आज की डेट में उस बच्चे को ओबेसिटी है, उस बच्चे को कई ऐसी इंटरनल बीमारियां हैं, जिसमें से उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है जो कि इतना क्रिटिकल था। मतलब एक 8 साल के बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन, जो कि 4 घंटा ऑपरेशन चला हो। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हार्डली 15 मिनट का होता है। 4 घंटे का ऑपरेशन जिसमें बच्चा मर भी सकता था। मतलब बच्चे को दांव पे लगा दिया। फिर भी इतना होने के बाद भी उसने बच्चे को बाप से नहीं मिलने दी। इतना होने के बाद भी वो कोर्ट बच्चे को लाती है, लेकिन बाप से मिलने नहीं देती। सिर्फ उसे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा हस्बैंड तड़प तो रहा है ना, कहीं ना कहीं तड़प तो रहा है।
कहीं ना कहीं उसके दिल में है आज नहीं तो कल वो झुकेगा, वाइफ के माइंड में है आज नहीं तो कल वो झुकेगा और वो बच्चे की लहर। लेकिन इस बीच में आप सोचिए 8 साल के बच्चे का वेट आज की डेट में ऑलमोस्ट 50 kg के अभाव है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। मतलब अगर आप उसे देखें तो आपको लगेगा वो एक 18-19 साल का लड़का है। वो ट्रिपल एक्सल के टी शर्ट पहनता है। इस एज में बच्चों को हम स्मॉल साइज बच्चों के कपड़े लेते हैं, उन्हें बड़े लोगों के कपड़े लाने पड़ते हैं। वो टी शर्ट नॉर्मली बच्चे यहाँ तक पहनते हैं, लाइन तक, हिप लाइन तक, बट वो बच्चा पहनता है बड़े टी शर्ट। क्यों? क्योंकि टी शर्ट उसके साइज के नहीं मिल रहे, वो जाकर ले रहा है मेन के टी शर्ट जो ट्रिपल साइज के। ओबेसिटी ही हमारा पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो आपको नहीं लगता है कि आज नहीं तो कल उसे और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल। उसका एकेडमिक, हम उसका एकेडमिक देखे, वो बच्चा इतना स्मार्ट था, मतलब जब हमने उसका एकेडमिक देखा तो केस फाइल होने के पहले वो बच्चा रैंकर था, फर्स्ट रैंक आता था। आज वो बच्चा 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में फेल हो गया है, उसके रिमेटल एग्जाम्स हो रहे हैं, उस पर स्कूल काम कर रही है, बट माँ सिर्फ और सिर्फ केसेस में लगी है। बच्चे के दिमाग में आज भी ये लगा जा रहा है, बच्चे का बर्थडे हो, ईद हो, कोई त्योहार हो, बिल्कुल बच्चे को बाप से बात नहीं करने दिया जा रहा है। बाप जब भी कॉल करे तो बच्चे को बोला जाता है कि स्पीकर पे रख के बात करो, तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। इस बीच में वो बच्चा बाप से 1-2 बार मिला विद कोर्ट परमिशन, तो उसने बहुत खुल के बात किया बाप से, लेकिन जैसे ही माँ आ जाती है वो सहम जाता है, डर जाता है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर दबाव है। तो ये तो मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल बोला, ये केस अभी चल रहा है, इसका जजमेंट कुछ ही महीने बाकी है, मतलब फाइनल स्टेज में। तो ये तो मैंने एग्जांपल बोला, ये एक्चुअली ट्रू एग्जांपल है, और ऐसा आप देखेंगे ना तो ऐसा ही है। जो भी व्यूअर हमें सुन रहे हैं, अगर उनकी ये कंडीशन है तो वो लोग मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको यही मैसेज देना चाहिए कि बच्चों की लाइफ को स्पॉइल मत करो। बच्चों का और बाप का एक रिलेशनशिप बनने दो, वो उनके ही जीन से है, वो उनका ही बायोलॉजिकल फादर है। आप कुछ भी कर लो, वो बाप बेटे का रिलेशनशिप आप खत्म नहीं कर पाएंगे। केसेस आपकी जगह, मेंटेनेंस आपकी जगह, आपका झगड़ा आपकी जगह, आप आगे लाइफ में रियूनियन होते हैं, नहीं होते, डिवोर्स होते, बट उस बच्चे और बाप की रिलेशन को मत खराब करो। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप अच्छा हो तो आपका भी अच्छा हो जाए, क्योंकि बच्चा ही एक कड़ी होती है। पहले के जमाने में हम अधिकतर क्या सुनते थे हम लोग, एक बच्चा हो जाएगा ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। अगर हस्बैंड वाइफ में किटपिट होती है तो बच्चा कर लो और सब सही हो जाएगा, वो सब शांत हो जाएगा, क्योंकि मैटर चेंज हो जाती है। झगड़ा तब भी वो मैटर रहती है, लेकिन वो हम अपने झगड़े को छोड़ देते हैं बच्चे की। हाँ, क्योंकि वो स्पेस नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा ने एक्वायर कर लिया होता है पूरे घर को। तो वो जो हस्बैंड वाइफ का जो चल रहा होता है किटपिट, वो अब शिफ्ट हो जाता है बच्चे पर। वो तो किटपिट है ही, वो कहीं जाता नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ है। वो होता है, वो बेडरूम के अंदर हो जाता है, बच्चे के सामने नहीं होता। हाँ, वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय स्पेस बहुत होता है हमारे पास, तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत होते हैं। मुद्दे एक ही है, हम और तुम। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो तीसरा का मुद्दा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सब कोई उसी को पालने पे लग जाते हैं। बट इसमें बच्चे तो पिस रहे हैं ना। हाँ, अगर अभी इस टाइप के सिचुएशन आ रहे हैं तो बच्चे, आप सोचिए ये बच्चा क्या कर पाएगा। जो मैंने आपको लाइफ केस बताया, ये बच्चा आपको लगता है लाइफ में आगे ये गोल ओरिएंटेड करियर ओरिएंटेड रहेगा? आपको लगता है ये 10th के बाद 12th के बाद ये सोचेगा कि कुछ करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? चलो वो बन भी जाएगा, हम सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं कि उसको डेस्टिनी कहीं ले जाएगी, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो अपनी वाइफ को नहीं, आपको लगता है कि वो टॉर्चर करेगा? अपने बाप को विलन मान के, अपनी माँ को एक बेचारी औरत मान के कि मेरी माँ ने बहुत सहना, तो मैं अपनी बीवी को क्यों सुखी रहने दूं? और जो माँ बाप से नहीं मिलने दे रही, फिर वही माँ अपने बच्चे में उस आने वाली बहू के लिए भी जहर डालेगी, उसके लिए भी पॉइजन करेगी। हमने बात किया मॉन्स्टर इन लॉ, मदर इन लॉ विल बी बिकम मॉन्स्टर इन लॉ इन फ्यूचर। तो ये जैसे कि केसेस अभी आप क्रिमिनल लॉयर है, तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसी भी आती होगी आपको कि लोग लव एंगल के कारण हस्बैंड को डेथ कर देते हैं, मतलब मार देते हैं, और फिर वो बॉयफ्रेंड और जो भी उनके लवर है उनके तरफ चले जाते हैं। इससे बच्चे के अभी केस जैसे बताया कि हमको नहीं देना है, तो ये क्रिमिनल एक्ट हुआ, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज आप कर रहे हो, और एक फैमिली के तहत। तो इसमें जो केसेस आती हैं वो किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं? मतलब मैं यहाँ मानसिकता समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका जो मेंटल स्टेज है वो क्या नॉर्मल होता है या कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं अभी तक तो किसी से नहीं मिली हूँ। तो क्या आप कैसे हैंडल करते हो इस सिचुएशन नहीं, अब तक मेरे सामने तो ना, जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसके रेलिवेंटली मेरे पास लव एंगल के जो केस आए ना, वो आए रेप के लिए।
मतलब हस्बैंड वाइफ है और किसी थर्ड पर्सन से उसका अफेयर हो गया और उसने उसे पहले तो लोग फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने पकड़ लिया विद एविडेंस तो वाइफ ने बोला कि इसने मुझसे मेरा रेप किया, या फिर उससे ज्यादा प्यार हो गया, अब हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो इमीडिएटली जब ही एफआईआर, सबसे पहले ना फीमेल जाके एफआईआर करती है रेप केस, और रेप में करती है एनल सेक्स, मतलब मेरे साथ उस तरीके से रेप हुआ जो मेरी इच्छा नहीं थी। एक हस्बैंड वाइफ का रेप कर रहा है उस तरीके से जो मेरी इच्छा नहीं थी, या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। तो इन चीजों को मतलब इतने गंदे और भद्दे इल्जाम अपने हस्बैंड पे लगा के, और जल्दी मतलब मेरा हस्बैंड जेल जाए और जल्दी मेरे को डिवोर्स दे और मैं कहीं और शादी करूं, तो ये मानसिकता को आप क्या बोलेंगे? ये लोग एक्चुअली दिमागी बीमार है। जैसे हम लोग सर्दी खांसी बुखार या किसी और बीमारी में है, तो ये लोग मानसिकता इनकी जो है ना वो बहुत गंदी है। अगर उन्हें डिवोर्स ही लेना है तो वो अपने हस्बैंड पे ही रेप कैसे लगा सकते हैं? तो उसको इतना परेशान करके मतलब ये करके और फिर उन पर रेप केस लगा के करते, या फिर ये भी देखा गया है बहुत सारे केसेस में कि शादी करने के लिए रेप केस लगाते। बहुत सारे केस मेरे पास में ऐसे आए, रिलेशनशिप है, अफेयर है, दोनों अनमैरिड है, या फिर एक कपल मैरिड है, कोई एक बंदा मैरिड है, एक पार्टी, अब इसने बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी वाइफ को मालूम पड़ गया, या मेरी मम्मी मना कर रही है, या फिर लड़की ने बोला कि अभी जो हुआ हो गया, अब मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, तो ये दोनों पार्टी आपस में दूसरे पर रेप केस फाइल करते हैं। और रेप केस का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जैसे ही उसको बेल नहीं मिलेगी वो डरेगा, फिर मैं सेटलमेंट करूंगी, फिर मुझसे शादी करेगा। तो शादी करवाने के लिए भी कई लोग रेप केस फाइल करते हैं और फिर उस शादी में आते हैं। फिर उनको मैं यही बोलती हूँ कि आप जब इस कंडीशन में आके शादी कर रहे हैं तो क्या गारंटी कि आपकी शादी आगे चलेगी? हाँ, मेरा वही क्वेश्चन है, क्या वो चल पाएगा? समझाती हूँ मैं बहुत, लेकिन कई लोगों में ऐसे में शादी हुई है। एक लॉकडाउन में ऐसा केस मेरे पास था, तो बच्ची 18 से कम थी, मतलब वो 17 इयर्स 2 मंथ की थी और शी वॉज प्रेग्नेंट, और पता नहीं चला, मतलब लड़के का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेट करने गए जैन में, फेब में, और मार्च में लग गया लॉकडाउन, पता नहीं चला। जब उससे पता चला अप्रैल मई में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब तक वो 18 साल की भी नहीं हुई थी, और घर वाले उससे लेके भागे ससुर हॉस्पिटल, और फिर ससुर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का क्या काम है, जैसे ही कोई नाबालिग अंडर 18 अगर प्रेग्नेंट है तो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट होता है महिला आयोग को, वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। तो फिर ये सब हुआ, फिर पहले वो लड़की को कस्टडी में लिया गया, उसकी डिलीवरी गवर्नमेंट के अंडर में हुई, पुलिस केस हुआ, फिर वो लड़का कौन था, फिर मालूम पड़ा कि वो लड़का ऑलरेडी मैरिड था। ये लड़की को ये भी नहीं मालूम था कि वो लड़का शादीशुदा है, ये उसे लड़का समझ के डेट कर रही थी, और फिर उनका बच्चा भी हुआ। वो बंदा तो अंदर ही है, मतलब वो लॉकडाउन से अंदर ही है, वो आज तक अंदर, वो अंदर ही, उसे बेल नहीं हुई। लड़की आज 4 साल की होगी, उसे बच्ची हुई, वो बच्ची स्नेहा सदन में रखा क्योंकि वो प्रोसीजर है, और ये लड़की 18 साल की हो गई। फिर जो लड़के वाले थे वो लोग मुझसे मिले, बात किया, बोला कि हमको मीडिएशन करना है, हम लोग ये लड़की को अपनाएंगे, शादी करेंगे। फिर लड़की से बात की गई तो लड़की बोली मैं रेडी हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, लेकिन जो स्नेहा सदन के पास है। तो गवर्नमेंट कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर ये दोनों आपस में शादी कर लेंगे तो हम इनको 1 साल का बच्चा देंगे, लड़का कमाने लगे, लड़की भी समझदार हो जाए, अभी जस्ट 18 है, 19-20 ईयर्स की हो जाए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, मालूम पड़ा कि लड़का तो ऑलरेडी मैरिड है, और वो लड़की वो नहीं चाहती कि उससे शादी करे। मतलब इस रिलेशनशिप में तू इस लड़की को लेके जाएगा, फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करेगी, कुछ और करेगी, तो बेटर है कि तू जेल में रहे। वो आज तक जेल में ही है। बच्ची जो पैदा हुई वो स्नेहा सदन में किसी और ने उसे भी अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि कारा के थ्रू हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिनको बच्चे नहीं है, तो उसने अडॉप्ट कर लिया है। आज तो लड़की की लाइफ क्या है, ये भी हो सकता है इसको उसने शादी कर ली होगी, बट हुआ ना, ये एक रेप केस था, वो बंदा अंदर सड़ रहा है, एक दिन के लिए उसने जो किया उसके लिए वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और ये रेप केस, चलो ये तो जेन्युइन रेप केस में आता है, बट फेक रेप केस भी ऐसे हो जाते हैं। एक बार गए, साथ में मिले, कुछ हो गया, और फिर बाद में अगर वो शादी नहीं कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, तो बोले कि चलो अब इसमें रेप केस फाइल कर दो, और फीमेल्स अपने हस्बैंड पे भी रेप केस फाइल करें। यहाँ तक कि ससुर, देवर, यहाँ तक कि अपने घर के सारे मेल मेंबर्स के ऊपर एक सेक्शन है 354, मतलब एक वुमेन की मॉडेस्टी को डाउनग्रेड करना, एक वुमेन को गंदी निगाह से देखना, उसे छुप छुप के बाथरूम में नहाते हुए देखना, बेडरूम में देखना, या उसे बैठ के ताड़ना बोलते हैं लैंग्वेज में, देखते रहना। तो इन सब में भी बहुत सारी ऐसी वाइफ है जिन्होंने हस्बैंड के साथ ससुर, देवर, जेठ,
इवन दो जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ननंद का हस्बैंड नंदोई जो कभी आया भी नहीं होगा, शायद एक बार आया होगा, केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पे भी रेप केस फाइल। ओके, ये रेप की कहानी है। तो जो फेक रेप केसेस होती हैं उसमें क्या लड़के बच पाते हैं? बच जाते हैं। रेप में आपको इमीडिएटली कस्टडी में ले लिया जाता है। अगर आप बहुत लकी है, आप भाग गए, वांटेड हो गए और एंटीसिपेटरी फाइल कर दिया और यू हैव इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट, तो फिर आप बेल पे बाहर आ गए, फिर आपको पुलिस टच नहीं करेगी, फिर आपकी चार्जशीट कोर्ट जाएगी एंड उस ट्रायल में यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंसी। ये प्रूव कैसे होगा? मतलब क्या दो चीजों से प्रूफ होता है। अगर ये अफेयर था तो फिर ये रेप नहीं होता है। 99% अफेयर के बाद रेप फाइल हुआ या शादी में रेप फाइल हुआ तो वो सब लोग अक्विट हो जाते हैं। लेकिन अफेयर नहीं है, फर्स्ट टाइम मिले, फोर्सफुली रेप हुआ, जैसे कि किडनैप करके रेप कर लिया, या स्कूल में रेप हो गया, या कॉलेज जा रही थी वहां हो गया, या किसी ने कुछ पार्टी में गई कुछ ड्रिंक में दे दिया, तो ऐसे चीजों के ट्रायल चलते हैं। और इन ट्रायल में भी ना आगे चल के मैंने देखा है सेटलमेंट ही हो जाता है, या तो वो लोग शादी कर लेते हैं आपस में, या तो एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है और फिर उन्हें चुप करा दिया जाता है। तो एक ये भी बात आती है कि जब आप फ्रेंडशिप में होते हो तो जब लड़की को अनकंफर्टेबल हो रहा है, मे बी पहले उनका फिजिकल रिलेशन रहा हो लेकिन अभी नहीं चाहती है, मे बी उसका होगा दिमाग में कि हमें अब सेपरेट होना है, फिर भी अगर लड़का फोर्सफुली किया है दैट वुड बी अमाउंट टू रेप, वो अमाउंट रेप ही माना जाएगा। हाँ, लेकिन अभी आपने बोला कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बच जाते हैं, तो वहाँ आपके सवाल में आपका जवाब है जो मैंने दिया। हाँ। जिस वक्त तक मुझे लगा कि ये मेरा कंसेंट है तब तक मैंने अलाउ किया। जो मोमेंट पे मेरा कंसेंट नहीं था, जो मोमेंट पे मुझे लगा मुझे इससे बाहर आना है या मुझे आज ये नहीं करना है और फोर्सफुली किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल करके, या फिर मैं अब कहाँ जाऊँ, रूम लॉक है, मैं कहाँ भागूं, इन चीजों को लेके किया गया, तो वो लड़की प्रूफ करती है। क्योंकि एक कंसेंट से जो रिलेशनशिप बनता है और एक जो फोर्स से बनता है, उसमें जब आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल में उन चीजों की मतलब एक बारीकी है, वो मेडिकल टर्म वाले आपको बहुत क्लियरली बताते हैं। वो एक रिपोर्ट बनती है 18-19 पेज की, उस रिपोर्ट के थ्रू बताया जाता है कि कितना फोर्स यूज हुआ, लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए कितनी बार उसे पुश किया जिससे उसके मसल्स, ये मसल्स जो है वो टिश्यूज जो है वो ब्रेक हुए। तो इन चीजों को लेके मेडिकल टर्म के बेस पे वो लोग फिर गिल्टी पाए जाते हैं, फिर वो कन्विक्ट भी होते हैं। बहुत सारे केस में कन्विक्ट भी हुए हैं। हाँ, मतलब ये एक नया है कि वुमेन के बॉडीज का भी एनालिसिस किया जाता है, जिससे एक रिपोर्ट बनती है और फिर वो जो फेक केस है वो ना हो, लड़के बच सकते हैं। ये पूरा ट्रायल में ही चलता है। एविडेंस पार्ट जब आता है तो एविडेंस में ही दोनों को अपने अपने एविडेंस देने पड़ते हैं, और ये एक टेक्निकल होता है। रेप होते भी किसी ने देखा नहीं, तो ये टेक्निकल होता है। इसमें जितना भी रोल होता है वो आपके एडवोकेट का, और आपके जो एविडेंस है उनमें जो पॉइंट्स है उसके आपके क्रॉस के ऊपर, जब का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, लड़की से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों में लड़की जो स्टेटमेंट अब दे रही है कोर्ट में और जो उसने राइटिंग में दिया है, अच्छा लड़की के स्टेटमेंट कई बार रिकॉर्ड होते हैं, एफआईआर में रिकॉर्ड होता है, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, फिर महिला आयोग अलग से लेती है, फिर एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि जिस भी बच्ची का, लड़की का रेप हुआ है उसकी मेंटल कंडीशन अलग है, तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। फिर कोर्ट में 164 CRPC में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, फिर मजिस्ट्रेट के आगे एक्चुअली आपकी एविडेंस में। तो ये सारे जो आपके रिकॉर्ड हुए, इनमें आपने कितनी बार जंप किया। अगर आपकी कंटिन्यूसली जंप हो रहे हैं स्टेटमेंट्स, तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं स्टोरी बना रहे, फिक्शियस है। और अगर आप एग्जैक्ट बता रहे हैं और वो मैच हो रहा है मेडिकल से, तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि ये रेप है। ये अच्छी बात बताई आपने कि मतलब बच्चों, लड़कों को डरने की जरूरत नहीं है। फेक रेप केस में अगर आपने रेप नहीं किया है तो आप बच सकते हो। थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है इस पे। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, ये 3 अलग अलग चीज है। ये तीनों को कैसे क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस इसमें आती है, इसके इस लॉ के बारे में क्या? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हिंदू लॉ से। तो देखिए, हिंदू लॉ एक कोडिफाइड लॉ है, जिसका एक्ट है हिंदू एक्ट 1955, इसलिए हम इसे कोडिफाइड बोलते हैं। तो इसके अंदर शादी 7 जन्म का बंधन है। हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स, तलाक, सेपरेशन जैसा शब्द
मतलब पूरे उस बायलॉज में कहीं यूज ही नहीं किया गया, इसीलिए इसे 7 जन्म का बंधन माना गया है। आज अगर हस्बैंड वाइफ है तो अगले 7 जन्म तक वही हस्बैंड वाइफ रहेंगे, ये मानते हैं। और बाद में भी जब हम कोई और जन्म ले या फिर हम स्वर्ग में जाए तो वही पति पत्नी रहेंगे। इसीलिए डिवोर्स रेशो पहले भी कम था, इसीलिए हमने देखा था पुराने जमाने में सती हो जाते थे, है ना, सती हो जाना, हस्बैंड नहीं है तो सती कर देना, या फिर वो वाइफ पूरे बाल वगैरह मुंडा के अपनी एक लाइफ को डेडिकेट कर देते, एक मॉन्क की तरह वो लोग जीते थे। क्यों? उनका बिलीव था कि मेरा हस्बैंड आज नहीं है लेकिन मैं अभी भी उसकी धर्म पत्नी हूँ। लेकिन आज की डेट में तो ये सब कुछ वैनिश कर दिया है, सब डिवोर्स ले रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, हिंदू लॉ इज वेरी इजी और बहुत सिंपल, और एक जैसे बोला कोडिफाइड लॉ है, तो इसके लिए तलाक का कोई शब्द नहीं। फिर भी अगर हिंदू जाते हैं तलाक लेने, डिवोर्स लेने, तो उनको कोर्ट से डिक्री ही लेना पड़ता है। विदाउट डिक्री उनका डिवोर्स नहीं माना जाता है। वो कितना भी सेपरेट रह ले, कुछ भी रह ले, उनको डिवोर्स के लिए कोर्ट से एक ऑर्डर चाहिए। उस ऑर्डर में बाकायदा मेंशन होना चाहिए कि द बोथ कपल्स आर नाउ नॉट मैरिड एंड दे बोथ आर फ्री बाय द कोर्ट। तो ये डिक्री है तो ही वो डिवोर्स माना जाएगा। फिर वो दोनों चाहे तो किसी और से शादी कर ले, तो 7 जन्म का बंधन उन्होंने यही तोड़ दिया। ये हो गया हिंदू लॉ। अब हम आते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट पे। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि कोई भी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, कोई भी रिलीजन है, वो दोनों को आपस में शादी करना है, लेकिन रिलेशनशिप में आने से पहले मेरा रिलीजन, मेरा बिलीफ कहीं भी क्लैश नहीं होना चाहिए। मेरा बिलीफ, मेरा जो रिलीजन है वो मैं फॉलो करूंगी। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, जैसे करीना कपूर खान, तो इन लोगों ने अपने सरनेम चेंज नहीं किए, तो इन लोगों की स्पेशल मैरिज एक्ट है। ओके, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का सबसे बड़ा फायदा है कि हिंदू लड़की है या मुस्लिम लड़की है, या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़का, दोनों के रिलीजन चेंज नहीं हुए, कन्वर्जन नहीं हुआ, दोनों अपने अपने धर्म के रहते हुए एक प्रोसीजर फॉलो किया। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया, अपने अपने आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ दिए और बताया, दो एविडेंस देके कि हमें शादी करना है। कोर्ट ने उन्हें बोला, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद एक इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू के बाद कोर्ट ने उन्हें बोला कि आपको हम एक डिस्प्ले लगाएंगे, एवरी मंथ डिस्प्ले लगता है कोर्ट के बाहर, जिस कोर्ट में स्पेशल मैरिज होता है। ये 90 डेज में से कोई भी एक डेट सेलेक्ट करो और उस दिन आके सिर्फ पेपर मैरिज करो, दैट इज ओनली पेपर मैरिज। फेरे नहीं होंगे, निकाह नहीं होगा, कोई रीति रिवाज कुछ फॉलो नहीं होगा, और आपने शादी की, आप लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ बन गए। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप नाम मत चेंज करो, पासपोर्ट आप वाइफ का वाइफ के नाम पे, हस्बैंड का हस्बैंड के नाम पे, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैं अपने हस्बैंड का नाम ही लगाऊं। तो ये बहुत सिंपल और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। और इसमें डिवोर्स भी बहुत इजी, मतलब आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपने सोच समझ के शादी की थी, सोच समझ के डिवोर्स जा रहे हैं। इसमें लोग म्यूचुअल डिवोर्स के लिए ही जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है, एप्लीकेशन लगाना है जैसे शादी के लिए लगाया था, जज के सामने जाना है, जज आपको एक काउंसलर देंगे, काउंसलर के सामने जाना है। काउंसलर ने अगर बोल दिया, आपने बोला कि हम लोगों ने पूरा डिसाइड कर लिया, अब हमारी नहीं जम रही है, हमें नहीं सेटल होना है, डिवोर्स जाना है, तो आपको वेरी फर्स्ट डे को ही कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि आप लोग सेपरेट हो गए। सेपरेट होके आपके और आपके हस्बैंड के और वाइफ के किसी के डॉक्यूमेंट पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ना आपको आधार कार्ड चेंज करना है, ना आपको कुछ चेंज करना है, ना आपको रिलीजन चेंज करना है। नॉर्मली क्या होता है, अब मैं हिंदू थी, अब मैं मुस्लिम हो गया, मुझे मेरी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज से दिखेगा और ये पहले तो ये मुसलमान थी, अभी हिंदू हो गई, एक नजरिया है, परसेप्शन है लोगों का, तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ईजी मुझे लगता है। तो जैसे हमने हिंदू लॉ कवर किया कोडिफाई, वैसे हमने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी 1956 से, 55 हिंदू लॉ है और ये 1956। अब हम आते हैं मुस्लिम लॉ के ऊपर। तो मुस्लिम लॉ का ना लीगल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके। मुस्लिम्स का जो खुद का इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉ है, यानी कि शरीयत एक्ट 1937, वो खुद ही एक कोडिफाई एज अ मुस्लिम लॉ है। उसके अंदर किसी भी लड़का या लड़की को शादी करने के लिए जरूरी नहीं कि कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए या पंडित को बुलाए या मौलाना किसी को बुलाए, दो ही उसमें कॉन्सेप्ट है, इजाबो कबूल, दैट इज कॉल्ड इजाबो कबूल, मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने आपको बोला कि मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको ऑफर देना होता है और वो एक्सेप्ट करना होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि हस्बैंड ने पूछा कि क्या आप मेरी बीवी बनोगी, ऑफर दिया, वाइफ ने बोला हाँ मुझे कबूल है, उसी मोमेंट में निकाह हो जाता है। ओके। इसीलिए मुस्लिम बोला जाता है कि
अकेले मत बैठो, एक लड़का और एक लड़की, या फिर अगर आप ना महरम है, ना महरम मीन्स जिनसे आपकी शादी होने के चांसेस है, मतलब रियल ब्रदर के अलावा, मेरे रियल ब्रदर, रियल फादर, मेरा रियल सन, इनके अलावा जो भी रिलेशनशिप में रहेंगे, मतलब उनसे मेरा निकाह जायज है, मेरी शादी हो सकती है। जैसे मेरे कजिन, मुस्लिम से कजिन मैरिज होती है, हाँ। तो मैं अपने ताया के बेटे से, मामा के बेटे से, फूफी के बेटे से शादी कर सकती हूँ। तो उनके साथ में अगर, जरूरी नहीं कि एक मौलाना बैठ के पूरा बाकायदा निकाह पढ़ाएगा, जिससे मंत्र वगैरह पढ़ाते हैं तो वो सारी आयतें पढ़ेगा, दैट इज नॉट, वो तो एक रस्म, रीति रिवाज, एक हमने क्या बोलते हैं उसको, हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया। एक मौलाना आएगा, निकाह पढ़ाएगा, फिर खजूर वगैरह बटेगी, छुआरे बटेंगे, सबको पता चलेगा। बट अगर एक लड़का एक लड़की बैठ के अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा के शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से, मतलब आपके और मेरे बीच में दरगाह की अल्लाह है, हम ये मानते हैं, गॉड इज ऑलवेज देयर, हम मानते हैं व्हाटएवर, हम जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं, तो अगर वो है तो हम उसे हाजिर नाजिर जानकर, या कोई दो लोगों को बिठाकर उनकी प्रेजेंस में मैंने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुमने एक्सेप्ट किया, उसने कबूल कर लिया, तो हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, तो ये हो गई शादी। और अगर ये शादी को ब्रेक करना है तो विदाउट कोर्ट जाए, दो प्रोसेस है। एक तो है कि वाइफ खुला ले लेगी, खुला में वाइफ अपने राइट्स सारे गिव अप कर देगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शादी के टाइम पे महर दी जाती है वाइफ को, ये ना ही हिंदू लॉ में होता है ना ही स्पेशल मैरिज में, बट मुस्लिम वुमेन्स को एक प्रिविलेज है कि एज पर माई स्टेटस मेरा हस्बैंड शादी के टाइम पे मुझे एक अमाउंट देगा। मतलब मेरा स्टेटस क्या है, अगर लड़की पैसे वाले घर की है तो लड़का देखेगा अरे ये तो बहुत करोड़पति है, तो कम से कम उसे लाखों में महर देना होगा, या सोना चांदी, पहले के जमाने में लोग घोड़े वगैरह देते थे, या फिर खजूर अशरफियां देते थे, तो वैसा देना होगा। तो उस वक्त जब डिवोर्स होता है और अगर हस्बैंड ने नहीं दिया या उसको प्रॉमिस है कि बाद में दूंगा, तो वो देना होता है। तो वाइफ वो भी छोड़ दे कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर करो। तो एक पेपर भी नॉर्मल, जरूरी नहीं कि वो आप मौलाना मुफ्ती से ही बनवा के लाओ, बनवा के लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवाते एक प्लेन पेपर पे भी आप लिख देते हैं कि मेरा नाम सो एंड सो है और मैं इस डेट में नहीं रहना चाहती हूँ हस्बैंड के साथ, और मैं खुला डिमांड कर रही हूँ, और उसने बोल दिया कि मैं खुला देने को रेडी हूँ, उसने लिख दिया और 2 विटनेस लिख दिए, तो खुला हो गया। फिर हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं और शादी कर सकते हैं। वाइफ को इद्दत पीरियड फॉलो करना होता है। इद्दत इस 3 महीने का इद्दत होता है, यानी कि 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड उसको ऑब्जर्व करने होते हैं, या तो 4 महीने उसे आइसोलेशन में अकेले बैठना होता है। इस बीच में उसे किसी भी मेल से कांटेक्ट में नहीं आना है। क्यों ऐसा, मतलब पीरियड से क्या रिलेशन है? हाँ, देखिए क्या होता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ ने आज डिवोर्स ले लिया, खुला ले लिया, कुछ और ले लिया, हो सकता है कि कल उनका फिजिकल रिलेशनशिप हुआ होगा, कल वो इंटीमेट हुए होंगे, हो सकता है कि प्रेगनेंसी की चांसेस है, और इस बीच में वो किसी और मेल के कांटेक्ट में आ गई। जैसे अगर आपने हिंदू मैरिज में डिवोर्स लिया या स्पेशल मैरिज में लिया, तो आपको ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं कि आपको 4 महीना आइसोलेशन में रहना है। आपने किसी और से शादी किया, लेकिन बच्चा हो गया, हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा फादर कौन है? क्वेश्चन उठता है ना, हाँ, कहीं ना कहीं। हाँ, इसीलिए 4 महीने के जब भी एक मेल और फीमेल रिलेशनशिप में आते हैं, तो मेल की स्पर्म्स एक फीमेल के अंदर 4 महीने तक प्रिजर्व रहते हैं। ओके, ये साइंस और बायोलॉजिकल वाले जो मुझे सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा, तो ये हमारे कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, इसीलिए कि उस फीमेल के कैरेक्टर को एसेसिनेट ना किया जाए फ्यूचर में। कल को अगर किसी और से शादी की, प्रेग्नेंट हो गई और हस्बैंड ने बोला कि ये ऑलरेडी उससे अफेयर में थी और इसलिए प्रेग्नेंट हुई, इसलिए इसने मुझसे डिवोर्स लिया, तो कहीं ना कहीं बच्चे की भी तो लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आती है ना, इसीलिए अलग रखा जाता है। इस बीच में अगर वो प्रेग्नेंट है और पता चल गया, तो ऑब्वियसली फादर ये है, इसे मेंटेन करना होगा, वाइफ को भी बच्चे को भी। बाद में अगर वो शादी करी, बच्चा देना है दो, नहीं देना है वो बात का पार्ट है, दैट इज खुला। लास्ट हम बताएंगे डिवोर्स। अगर मेल को डिवोर्स देना है तो वो भी ऐसे ही करेगा। ट्रिपल तलाक बैन है, जो ट्रिपल तलाक लोग देते थे एक ही बार में, तलाक तलाक तलाक, ये कहीं से साबित नहीं है, इसे शरीयत भी मना करती है, ये कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है, ना ही ये कहीं से प्रूव होता है कि 3 बार तलाक बोल तलाक होगी। तो ये एक्चुअली एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं था, ये एक बैड प्रैक्टिस था, इसलिए इसे अबॉलिश किया गया। 2013 में इसके ऊपर लॉ भी आ गया और ये बैन भी हो गया। तलाक देने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि आज सपोज 1 जून को हस्बैंड अपनी वाइफ को बिठा कर बोल रहे हैं कि मैं अपने पूरे होशो आवाज में, मेरा नाम ये है, वर्बली, विदाउट राइटिंग भी किया तो अच्छी बात है, बट वर्बली मैं तुझे डिवोर्स दे रहा हूँ। जैसे ही उसने बोला मैंने तुझे तलाक दिया,
वैसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच तलाक हो गई, ओके, लेकिन आधे घंटे बाद अगर उसने माफी मांग लिया या दोनों ने पैचअप कर लिया तो वो तलाक नहीं हुई, फिर वो तलाक उनकी रिवोक मतलब ये रिवोक हो गई। लेकिन एक तलाक हो गई, अब 2 तलाक लाइफ टाइम में बाकी है, क्योंकि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को लाइफ में 3 बार तलाक वर्ड यूज कर देगा तो फिर वो उसकी वाइफ नहीं है। तो एक बार उसने तलाक बोल दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैंने लास्ट में कवर किया और बहुत स्लो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक बार तलाक बोल दिया आधे घंटे बाद, या फिर एक पीरियड्स आने के पहले मतलब 1 महीने के पहले रुजू कर लिया, या 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया, तब तो हस्बैंड वाइफ, रुजू मीन्स रिकंसिलिएशन हो गया। अच्छा, तो हस्बैंड वाइफ है और नहीं किया, एक पीरियड चला गया, एक पीरियड हो गए, वाइफ को क्लियर हो गया वो प्रेग्नेंट नहीं है, अब उनको दोबारा इस रिलेशनशिप में आना है, तो उनको या तो फतवा लेना है किसी स्कॉलर से, या तो उन्हें दोबारा से निकाह पढ़ाना है। निकाह में वापस से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देना है। निकाह बोलते कमजोर हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ऑफर एक्सेप्टेंस वॉइड हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। लेकिन एक तलाक हो गई, फिर उसने सेकंड तलाक दे दिया, ऐसे ही करके अब जब थर्ड टाइम वो देगा, तब वो अगर उसके पैर भी पकड़ ले या वो बोल दे कि मैंने दिया ही नहीं, कोई गवाह नहीं है, तो भी उसकी तलाक हो गई। अगर ऐसे रिलेशनशिप में वो लोग दोबारा साथ में रहते हैं तो वो उनका रिलेशनशिप एज पर शरीयत एक्ट मतलब एज पर मुस्लिम लॉ वो हस्बैंड वाइफ नहीं, फिर वो लोग मतलब हम कहते हैं जिना कर रहे मतलब के रेप कर रहे। ओके, रेप कौन करता है? जो लोग शादीशुदा नहीं, हाँ, मतलब गलत काम कर रहे हैं। हाँ, इससे एक चीज आया और इस नाम सुना है मैंने, हलाला का। तो ये हलाला किस केस में लिया जाता है और उसका प्रोसेस क्या है? ओके, देखिए पहली बात तो हलाला कोई शब्द है नहीं। अच्छा, ये ना मीडिया ने, मूवीज ने इन चीजों को हाईलाइट करके ना डिफेम करने के लिए, इस्लाम को डिफेम करने के लिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम मैरिज, एक मैन के पास, देखिए जैसे से फैक्टर है, एक मुस्लिम मैन के पास 4 बीवी एट ए टाइम रखने का राइट है, जो कि किसी भी रिलीजन को नहीं, पारसी में नहीं है, सिख में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, जैन, बौद्ध, किसी में नहीं है। इवन स्पेशल मैरिज करेंगे उसमें भी नहीं। तो क्या ये आप सही मानती है कि 4? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ अभी, सही मैं कंक्लूड नहीं कर रही हूँ। अगर हस्बैंड करोड़पति है या उसके पास इतना वेल्थ है या उसकी पहली वाइफ को बच्चे नहीं है, तो वो डिवोर्स तो नहीं दे रहा है, दोनों में वो बैलेंस कर रहा है, तो वो सेकंड मैरिज कर सकता है। ओके, या 2 मतलब किस कंडीशन में 4 करते हैं मैं आपको बता रही हूँ, प्लेजर के लिए नहीं। एक शादी कर लिया, बच्चे नहीं है, चलो दूसरी कर लिया, बच्चे हो गए, या फिर चलो पहले से बच्चे नहीं, दूसरे से बच्चे नहीं है, तीसरे से भी नहीं है, तो लास्ट चौथा ऑप्शन है। बट वो तीनों को छोड़ भी तो नहीं रहा है ना। नॉन मुस्लिम्स में क्या होगा, या तो डिवोर्स दे देंगे या तो एडॉप्ट कर लेंगे। बट मुस्लिम्स में ऑप्शन है ना, आप एडॉप्ट से पहले 4 कर सकते हैं, या फिर कोई फीमेल से शादी किया, उसे कोई ऐसा डिजीज है, या फिर बहुत सारी फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस है जिससे वो अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है, तो वो उस फीमेल को छोड़ भी नहीं रहा है, उसको अपनी वाइफ ही रख रहा है और सेकंड मैरिज कर रहा है, और वाइफ की परमिशन है तो भी कर सकता है। मतलब सिचुएशन है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, या फिर वाइफ को ऐसी कोई बीमारी है कि अब वो डेथ पे जाने वाली है, या फिर छोटे बच्चे कौन संभालेगा, उसमें भी कर सकते हैं। तो सिचुएशन और कंडीशन पे दिया गया, ये नहीं बोला गया है कि हर मुस्लिम आदमी 4 शादी करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और इसमें कंडीशन ये भी है कि वाइफ की परमिशन जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पे ये क्लियर होती है कि मुस्लिम में जो कहा जाता है कि 4 शादियां वैलिड है, 4 शादियां कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशन होती है और सिचुएशन को देख के ही डिसाइड होता है कि, तो क्या ये कोर्ट ही डिसाइड करती है या खुद ही भी डिसाइड करते हैं कि ये सिचुएशन आई है तभी मैं करूं? नहीं, कोर्ट तो जाते ही नहीं इस मैटर्स में। मैंने जैसे बोला कि शरीयत ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मुस्लिम लॉ है। अच्छा, पॉलीगैमी आल्सो इंटीग्रल पार्ट है। एक मुस्लिम मैन 4 शादी कर सकता है, उससे सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेना है। जैसे मैंने बोला, बच्चे नहीं है, या उसे कोई फिजिकल फिट नहीं है वो, या उससे कुछ और इशू है जिसकी वजह से अपने हस्बैंड को वो अलाउ करती है कि मुझे डिवोर्स मत दो, दूसरी शादी कर लो, ठीक है, तो वो कर सकता है। तो इसके लिए उसे अपने पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स, समाज, सबसे बड़ा समाज में एक्सेप्टेंस बहुत क्रिटिकल है। तो इन चीजों को अगर वो फेस कर सकता है तो वो करता है, वरना नहीं करता है। हलाला के कॉन्सेप्ट हलाला, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हलाला को एक्चुअली हलाला वर्ड डिफेम किया गया। हलाला क्या है मैं आपको समझाती हूँ। और हलाला
किस कंडीशन में होगा ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा लव अफेक्शन प्यार है, एक आइडल कपल है, हो सकता है कि मदर इन लॉ मॉन्स्टर इन लॉ ने कोई सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से डिवोर्स हो रहे के चांसेस है, या फिर ऐसा कुछ सीन क्रिएट किया गया कि हस्बैंड ने गुस्से में आके वाइफ को तलाक दे दिया और उनके बीच में रिकंसिलिएशन मीडिएशन नहीं हो पाया और 3 तलाक हो गई। कुछ दिनों बाद हस्बैंड को मालूम पड़ा कि अरे ये तो पूरा स्टोरी था, मेरी वाइफ तो ऐसी है ही नहीं, या वाइफ को ऐसा लगा कि अरे ऐसा था ही नहीं, अब दोनों को मिलना है तो हलाला करके नहीं मिल सकते। इंटेंशनली हलाला जैसे मूवीज में दिखाया गया, इसके बेस्ट एग्जांपल मूवी है निकाह मूवी, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंटेंशनली जो निकाह हलाला करते हैं ना वो माना ही नहीं जाता है। मतलब आपने इंटेंशन, मतलब आप डिसीव कर रहे हैं, आप अपने अल्लाह को, आप अपने गॉड को जिसको बिलीव करते हैं उसको धोखा दे रहे हैं। आप कब कर सकते हैं? हलाला किसे कहते हैं? एक हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, दोनों की अपनी अपनी लाइफ हो गई, वाइफ ने किसी और से शादी कर ली, हस्बैंड ने किसी और से कर लिया, ठीक है, दोनों हैप्पीली हुआ कि ये वाइफ का हस्बैंड कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, या इसकी भी डिवोर्स हो गई, या इसकी भी डिवोर्स हो गई, और कई सालों बाद दोनों मिले और दोनों को एक पॉइंट पे लगा कि यार हमारी लाइफ पहले अच्छी थी, हम दोनों ने जो पार्टनर ने शादी किया वो या तो डिसॉल्व हो गई, या तो ब्रेक हो गई, या तो डेथ हो गई, अब मैं किसी और से क्यों करूं, चलो इससे ही कर लेते। तो उस कंडीशन में वो लोग वापस से निकाह करेंगे और उसे हलाला निकाह कहते हैं। मतलब इंटेंशनली मैंने हलाला नहीं किया, हम दोनों सेपरेट हो गए थे, हम दोनों ने अलग अलग शादी कर ली थी, अब शादी हमारी इंटेंशनली नहीं टूटी, वो भी इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट हुआ या डिवोर्स हुआ, अब हमें लग रहा है कि शादी करना है, तो दैट इज कॉल्ड हलाला मैरिज। ये नहीं कि चलो अब हमारा हो गया, अब चलो हमें मिलना है, तो एक काम कर, वाइफ को बोला जाता है, एक इसके ऊपर प्रोग्राम भी, एक सीरीज भी इसके ऊपर, वो पाकिस्तानी सीरीज है, मैं चाहिए तो आपको बताऊंगी, वो प्योर हलाला के ऊपर है, 3 एपिसोड है उसके, तो उस वेब सीरीज है वो, तो उसमें बताया कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और बोला कि हलाला के लिए एक अपना ही नौकर है, उससे शादी कर लो, बस एक रात की बात है, तुम जाओ और फिर कल सुबह में तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी। दैट इज प्योरली रॉन्ग। आपसे तलाक लेने के बाद उस वाइफ को 4 महीना आइसोलेशन में रहना है, 4 महीने के बाद वो किसी और से शादी कर सकती है। आप अगर ये कर भी रहे हो तो प्रोसेस ही आप पूरा बाईपास कर रहे हो, एक प्रोसेस को आप बाईपास कर रहे हो, तो कैसे आप कर पाओगे? मुझे लॉ के डिग्री लेना है और मैं लॉ ना करके सिर्फ एक सर्टिफिकेट बना के आ जाऊं और बोलूं मैं लॉयर हूँ, तो लॉयर तो हूँ, एडवोकेट तो हूँ, बट मेरे पास ज्ञान कहाँ से आएगा, मेरे पास नॉलेज कहाँ से आएगा? जब मैं उस प्रोसेस को फॉलो करूंगी तो आएगा। तो ये एक सजा है, मतलब अल्लाह पाक ने एक सजा दी है कि अगर तुम अपनी बीवी को गुस्से में डिवोर्स देते हो तो तुमको लाइफ टाइम पनिशमेंट है कि तुम उसको हासिल नहीं कर सकते। अब तुम किसी और से शादी करो, तुमको उसको हासिल करना है, तो अगर तुम्हारी वाइफ अलाउ कर रही है और उसकी जो सेकंड मैरिज है वो विदाउट इंटेंशन डिसॉल्व हुई है तो ही कर सकते हो। तो ये एक पनिशमेंट है हस्बैंड्स को, इसीलिए बोला गया है कि तलाक गुस्से में मत दो, 3 तलाक मत दो। 3 बार हम जब गुस्से में बोल रहे तो वो तो ऐसे ही गलत है। आपको टाइम क्यों दिया गया 3 महीने का, 4 महीने का सोचने का? औरत को क्यों अंदर बिठाया गया है अकेला? औरत भी सोचे क्या मुझसे गलती हुई। हम जब आइसोलेशन में होते तो अपनी गलतियों पे ध्यान देते, तो कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन मीडिएशन के लिए ये 3 तलाक का प्रोसेस बनाया गया। इन चीजों को ना बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट किया है क्योंकि बहुत कम लोगों को मुस्लिम लॉ पता है, तो बस इसके लिए ये। जैसे कि आपने बोला कि उसमें शादी जो हलाला की शादी है किसी और से हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में मैनिपुलेट कर दिया करते जाता है। मेल्स ने किया है ऐसा, वही तो मैं बोल रही हूँ, हलाला इंटेंशनली इलीगल है, बट बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, गुस्से में तलाक दे दिया, अब सुबह एहसास हुआ कि अरे अभी मुझे तो ऐसी बीवी मिलेगी नहीं, घर का भी काम करती है, मेरे हाथ पैर भी दबाती है और चुपचाप रहती भी है, किसी को बताती भी नहीं है, तो उसको कन्विंस कर लेते, उसको बताते हैं कि तू बदनाम हो जाएगी, तुझे तेरे माँ बाप नहीं रखेंगे। और ये तो रीत है, अगर आप मैरिड है और आप डिवोर्स लेके अपने घर जा रहे हो तो जो लव अफेक्शन प्यार आपको शादी के पहले आपके घर में था ना, वो पेरेंट्स आपको डिवोर्स के बाद नहीं देते। तो कहीं ना कहीं लड़की भी सोचती है चलो मेरा हस्बैंड वापस से मुझसे मिल तो रहा है, मेरी लाइफ यही है, तो फिर वो लोग कन्विंस हो जाती है और फिर वो लोग हलाला के लिए रेडी होती है। बट ये गलत है, ये बैन है, जिसको इस्लाम भी इजाजत नहीं देता है, ये एक बहुत बैड प्रैक्टिस है। तो ये मैनिपुलेशन करते हैं, मेल्स मैनिपुलेशन करते हैं, करते आ रहे हैं। मैंने खुद 2-4 केस देखे हैं जिसमें हलाला मैरिज हुई है। कि आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है, और क्रिमिनल एक्ट को के तहत और फैमिली डिवोर्स
चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, ये सब की हमने बात की है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट हो रही होगी, क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अगर हम डिवोर्स में जाएं तो क्यों जाएं, कैसे जाएं, क्या है। तो वो सब के लिए कहाँ मिले आपसे, कैसे मिले, कैसे कंसल्ट करें, तो ये सब के लिए आप अपना डिटेल दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे सबने मेरा पॉडकास्ट अभी सुना, तो मेरा पूरा नाम है एडवोकेट नूर याकूब शेख और मैं पुणे बेस्ड लॉयर हूँ। मैं महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली हूँ और पुणे में पिछले 12 सालों से रहती हूँ। और इस वक्त मेरा ऑफिस जो है वो पुणे के पिसोली एरिया में है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एडवोकेट नूर याकूब तो आपको मेरे ऑफिस का लोकेशन मिल जाएगा। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरी वेबसाइट है www.nslegalassociates.in। फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि आपको लीगल अवेयरनेस क्रिएट करता है। उसके थ्रू आप हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फिर क्रिमिनल एक्ट के बारे में, फ्रॉड के बारे में, इनके बारे में अवेयरनेस और पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं, जिसमें पुलिस के अगेंस्ट, फिर हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कौन से फोरम में जाना है, कैसे जाना है, विद प्रैक्टिकल कुछ लाइव केस लॉ के साथ मैंने वीडियोस, शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। तो चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, चैनल का नाम और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करके पर्सनली आकर मिल सकते हैं बाय अपॉइंटमेंट, या आपकी कोई ऐसे मैटर है जिनमें आप एज अ एडवोकेट नहीं, एज अ लीगल गाइडेंस, या आप एक काउंसलर के थ्रू कोई काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे मिल सकते हैं। तो उसी पुणे में ही नहीं, मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र के कोर्ट में अटेंड करती हूँ। जैसे मैं वसई कोर्ट के मेरे कई मैटर थे, बोरीवली कोर्ट, अंधेरी कोर्ट, बॉम्बे ट्रैवल होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर नगर में श्रीरामपुर, अहमदनगर, इन सारे कोर्ट में मेरा प्रेजेंस है। तो अगर ऑल ओवर महाराष्ट्र में से भी अगर कोई मुझे रीच आउट करता है तो वो रीच आउट कर सकता है। यहाँ तक कि जब यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आते हैं तो ऐसे इंडियंस जो वियतनाम में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ तक कि यूएस, यूके, दुबई में है, वो भी मेरे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उनके टाइम स्लॉट से। तो ऐसे मुझसे 12 से 13 अपॉइंटमेंट बुक हुए हैं जो लोग फोन पे मुझसे लीगल गाइडेंस लेते हैं और मैं उनको वहां का लॉ भी एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ का भी, जिनके मैटर इंडिया में भी चल रहे हैं। तो अगर आप आउट ऑफ द कंट्री हैं तो भी आप जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू या फिर फोन के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंडियंस के लिए मतलब पूरा इंडियन लॉ में जो भी आपके अंदर फ्रॉड हो रहा है, अभी मैंने एक दुबई के फ्रॉड को एक्सपोज किया था तो उसमें कई लोगों को हेल्प हुई, इंडियंस जो दुबई में थे। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुबई में कौन सा लॉ है, तो मैंने वो लॉ रिसर्च करके उन्हें बताया, दुबई के मेरे एडवोकेट फ्रेंड से कांटेक्ट कराया और फिर अब वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। तो बहुत ईजी है, मतलब हम किसी भी कंट्री के लॉ को जानकर, जरूरी नहीं कि इंडियन है तो इंडिया में केस करना है, हम उसे जानकर उसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू कि आपने इतना समय दिया और बहुत ही विस्तृत रूप से हमें जानकारी दी, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो या कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी हो। एक बहुत अच्छी बात आपने बोली है, मेंटल हेल्थ पे हमने जो बात की कि किस तरीके से एक शादी जब टूटती है तो कैसे हस्बैंड, वाइफ और बच्चे तीनों का मेंटल स्ट्रेस कैसे बिगड़ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। और इस जो भी हमने अभी पॉडकास्ट में डिस्कस किया, इसमें शादी का टूटना या शादी में रहना एक आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन उसके तहत मेंटल प्रेशर से आप जो गुजरते हैं उससे आप एक काउंसलर ले सकते हैं। जैसे कि नूर जी बहुत ही इसमें हेल्प भी करती हैं कि भाई केस लेने से पहले, उसको कोर्ट तक जाने से पहले वो उम्मीद करती हैं कि ये सेटल हो जाए और काउंसलिंग के तहत अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो बात अच्छी होगी। तो अगर आपको इनसे मिलना है तो हम डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी डिटेल्स दे देंगे, आप इनसे कंसल्ट करें और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद।